अध्याय 801 पवित्र युद्ध की प्रस्तावना। 3 दानव देवता सम्राट की नजर अभी भी ठंडी थी। उसे किसी दानव देवता की मृत्यु पर बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह तो बस एक नए देवता का पालन पोषण कर सकता था। हालांकि दानव देव स्तंभ दानव जाति की सच्ची नींव थे, ठीक उस ढांचे की तरह जिसने पूरी दौड़ को कायम रखा था। 3 दानव देव स्तंभ पहले ही नष्ट हो चुके थे। ऐसा तो ज्यादा नहीं लगा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? 1 या 2 दशक बाद क्या होगा? क्या और अधिक दानव देव स्तंभ नष्ट किए जाएंगे? वासागो दानव देवता सम्राट ने अपना ध्यान चंद्र दानव देवता से हटाकर तारा दानव देवता की ओर स्थानांतरित कर दिया। वास्गो ने सिर हिलाया। खबर मिलने के बाद मैंने तुरंत एक भविष्यवाणी की जो केवल इस बारे में थी कि ऑस्टिन ग्रिफिन प्रकट हुआ था या नहीं। ये सटीक होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने दानव देव स्तंभ को नष्ट किया था वह लॉन्ग हाओचेन था, लेकिन किसी कारण से मुझे उसके शरीर से जीवन की आभा का आभास हुआ। वह वैसा मरा हुआ नहीं है जैसा कि जीवन की भविष्यवाणी में बताया गया था। इसके साथ ही दानव देवता सम्राट को राहत मिली थी। उन्होंने सिर हिलाया। ये वास्तव में समझ में आता है। लॉन्ग हाओचेन ने ये शियाओलेई को बचाया, जबकि ये शियाओलेई एक क्लोन है जिसे प्रकृति की देवी ने पीछे छोड़ दिया था। वह मूल रूप से सबसे मजबूत जीवन शक्ति वाला अस्तित्व है। उसके साथ लॉन्ग हाओचेन वास्तव में अपने दिल को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। कम से कम वो लॉन्ग हाओचेन को जीवन की एक बहुत शक्तिशाली आभा देगी। वास्को ने समझा, क्या ऐसा है? कोई आश्चर्य नहीं। पिछली बार जीवन की भविष्यवाणी के बाद स्टार दानव भगवान की भविष्यवाणियों पर दानव देवता सम्राट का भरोसा बढ़ गया। उनके सटीक निर्णय से दानव देवता सम्राट का रंग थोड़ा बेहतर हो गया। जब तक ऑस्टिन ग्रिफिन वास्तव में मर चुका था तब तक उसे लॉन्ग हाओचेन को इतनी गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को अभी भी मरने की जरूरत थी। वो एक ऐसा अस्तित्व था जिसके पास ऑस्टिन ग्रिफिन की वंशावली का हिस्सा था। एक बार जब वह उस स्तर तक बढ़ गया जहां वह नियंत्रण से परे था, तो वह राक्षसों पर घातक हमला करने में सक्षम होगा। महामहिम, क्या हम अभी भी मूल योजना का पालन करते हैं? मृत्यु के दानव देवता सैमिगिना ने विनम्रता से पूछा। दानव देव सम्राट ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या हम सब तैयार हैं? सैमिगिना ने सिर हिलाया। अधिकतम 3 दिनों में सेना पूरी तरह से संगठित हो जाएगी। हालांकि पिछली बार के पवित्र युद्ध जितने सैनिक नहीं हैं, लेकिन इस बार संगठित 10 लाख की सेना में सभी अपने अपने कुलों के कुलीन लोग हैं। आपकी महिमा के नेतृत्व में वे निश्चित रूप से सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। दानव देव सम्राट ने सिर हिलाया। ठीक है, आइए अभी योजना का पालन करें। अगारेस, मुझे अगले 3 दिनों के भीतर उत्तर की सटीक खबरें चाहिए। हाँ महामहिम, अगारेस ने विनम्रता से उत्तर दिया। तब हम तितर बितर हो सकते हैं। सभी लोग अपनी तैयारी करें। दानव देव सम्राट खड़ा हुआ और अपना हाथ लहराया, घूम गया और महल के पीछे की ओर चला गया। अहबाव जो उसके पास खड़ा था उसके पीछे तेजी से गया। हालांकि लॉन्ग हाओचेन का नाम एक बार फिर सुनने के बाद अहबाव अपनी मुट्ठी बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दानव देवता सम्राट के चले जाने से उपस्थित दानव देवता तुरंत शांत हो गए। उनके हाव भाव अब पहले जैसे तनावपूर्ण नहीं रहे। जब वे दानव सम्राट महल से बाहर निकले तो उन्होंने परिचित दानव देवताओं को सूचित किया। स्टार दानव भगवान वास्गो स्पष्ट रूप से चंद्रमा दानव भगवान अगारेस के साथ थे। दोनों राक्षस धीरे धीरे दानव सम्राट महल से बाहर चले गए, जबकि वे काफी सख्त लग रहे थे। तीसरा भाई, तुम क्या सोचते हो? जैसे ही वे चले अगारेस ने वास्गो से पूछा। हालांकि यह मोडू के भीतर था, फिर भी वे गुप्त रूप से एक दूसरे से संवाद करते थे। उनकी खेती के साथ यहां तक कि दानव देव सम्राट उन पर नजर नहीं रख सकता था। वास्गो ने भौहें चढ़ा ली और धीरे से अपना सिर हिलाया। अगारेस उससे बहुत परिचित था। जैसे ही अगारेस ने उसकी अभिव्यक्ति देखी, वह आश्चर्यचकित रह गया। आप हमारी सेना के बारे में आशावादी नहीं हैं। हमारी तुलना में इंसानों की ताकत में अभी भी बुनियादी अंतर है। महामहिम ने इस बार भी मन बना लिया है। क्या हम इंसानों को नष्ट नहीं कर पाएंगे? वास्को ने आह भरते हुए कहा। दूसरे भाई, क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं है कि मैंने अतीत में लॉन्ग हाओचेन और ऑस्टिन ग्रिफिन के लिए महान भविष्यवाणी तकनीक का उपयोग करने के बाद क्या कहा था? लॉन्ग हाओचेन के अस्तित्व से हमारी जाति के शासन को पूरी तरह से खतरा है। वह समय भी हमारा एकमात्र मौका था। उन्होंने जानबूझकर केवल शब्द पर इतना जोर दिया कि अगारेस भी हॉन्फेने से खुद को नहीं रोक सके। क्या आप कह रहे हैं कि लॉन्ग हाओचेन पहले से ही एक उचित खतरा बन गया है? वास्को ने सिर हिलाया। उत्तर से आई खबरों के अनुसार ये बहुत संभावना है कि लॉन्ग हाओचेन को 6 में से अग्रणी दिव्य सिंहासन
अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की मान्यता प्राप्त हुई है। इस दिव्य सिंहासन ने पिछले 6000 वर्षों में कभी भी किसी स्वामी को नहीं चुना है। जब से इसका अवतरण हुआ, इसने केवल एक प्रतीकात्मक उद्देश्य के रूप में कार्य किया है। इससे कई मुद्दे साबित होते हैं और इसका उपयोगकर्ता लॉन्ग हाओ चेन भी है। वह सब कुछ नहीं है। मुझे संदेह है कि ऑस्टिन ग्रिफिन अभी भी जीवित है। लॉन्ग हाओ चेन इस तरह जीवित रह सकता है तो ऑस्टिन ग्रिफिन भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता? चूंकि ऑस्टिन ग्रिफिन का पुनर्जन्म हो सकता है, इसलिए इसकी जीवन शक्ति निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली होगी। और रक्त संधि के बारे में मेरे शोध के अनुसार, यदि रक्त संधि समाप्त होने के बाद ठेकेदार जीवित भी बच जाता है तो संधि की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। हालांकि लॉन्ग हाओ चेन ने ट्री डेमन गॉड के डेमन गॉड पिलर को नष्ट करने के लिए ऑस्टिन ग्रिफिन की रक्तरेखा की शक्ति का उपयोग किया है, तो उसकी रक्तरेखा की शक्ति कमजोर कैसे हो सकती है? और इस बार की भविष्यवाणी के दौरान मुझे लॉन्ग हाओ चेन की ओर से उसका समर्थन करने वाली एक बड़ी शक्ति का एहसास हुआ। अगारेस पूरी तरह से चौंक गया। तीसरे भाई, तुमने महामहिम के सामने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? वास्को उदासीनता से मुस्कुराया। मैं इसका उल्लेख क्यों करूंगा? अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो क्या महामहिम मुझ पर विश्वास करेंगे? यदि मैं इतने सारे राक्षस देवताओं के सामने इसका उल्लेख करूं तो वह हमारे मनोबल को डगमगाने के लिए मुझे दोषी भी ठहरा सकते हैं। मैं पहले ही एक बार मर चुका हूं। मैं दोबारा मरना नहीं चाहता। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखों के नीचे ठंडी रोशनी चमक उठी। कौन जानता था कि वह क्या सोच रहा था? अगारेस भी शांत हो गए। उसने वास्को के कंधे को धीरे से थपथपाया। तीसरे भाई, वापस जाओ और अच्छे से आराम करो। हम अगले कुछ दिनों में प्रस्थान कर सकते हैं। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया। अगारेस की पीठ की ओर देखते हुए वास्को ने आह भरी। दूसरा भाई, ओह दूसरा भाई, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? यदि आपने ऐसा नहीं किया होता तो मेरी खातिर। उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और वास्को ने पलटने से पहले एक बार फिर लंबी सांस ली। जाते जाते वह सोचता रहा। अगारेस सीधे अपने मून डेमन पैलेस में लौट आए। अपने आवास के पीछे लौटने के बाद वह उस सिंहासन पर बैठ गया जो उसे आमतौर पर सबसे ज्यादा पसंद था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। ठीक 15 मिनट बाद जैसे उसने कुछ तय कर लिया हो, वह अचानक खड़ा हुआ और एक बुकशेल्फ के सामने पहुंच गया। उसने बुकशेल्फ से एक अगोचर किताब निकाली। तुरंत बुकशेल्फ ने हल्की सी चरमराने की आवाज निकाली और धीरे धीरे बाईं ओर खिसक गई। इससे लगभग कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन लगभग 1.25 मिनट में बुकशेल्फ के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। उसमें प्रवेश करने के बाद बुकशेल्फ स्वचालित रूप से बंद हो गई और खींची गई पुस्तक उसमें वापस आ गई की मूल स्थिति। अगारेस के शरीर से हल्की बैंगनी रोशनी उठी। इसने काली काली सुरंग को रोशन कर दिया। रोशनी होने से पहले वह सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले लगभग 1 दर्जन मीटर तक चला। कौन है भाई? एक दबी हुई आवाज निकली। यह मैं हूं, अगारेस ने अलग तरह से कहा। काले कपड़ों से ढकी एक आकृति चुपचाप उसके सामने आ गई। स्थिति कैसी है? अगारेस और काले कपड़े वाला व्यक्ति एक उदास कमरे में दाखिल हुए। कमरे की व्यवस्था बहुत साधारण थी। वहां एक बिस्तर, एक मेज और 2 कुर्सियां थीं। मेज पर कुछ खाना रखा हुआ था। अगारेस बैठे नहीं, वह कमरे में खड़ा था। स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए अभी कहना मुश्किल है। हालांकि वास्को के अनुसार इस बार दानव देवता सम्राट का ऑपरेशन सफल नहीं हो सकता है। वास्को ने इस बात पर जोर दिया था कि लॉन्ग हाओ चेन और ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप को लक्षित करने वाली योजना उनकी सफलता का एकमात्र मौका थी। अब जबकि लॉन्ग हाओ चेन अभी भी जीवित है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने सभी अवसरों का उपयोग कर लिया है। दूसरे शब्दों में, इसकी बहुत संभावना है कि राक्षसों का पतन शुरू हो जाएगा। क्या वास्को भरोसेमंद है? काले कपड़े वाले व्यक्ति ने गंभीरता से पूछा। अगारेस ने सिर हिलाया। उसे भरोसेमंद होना चाहिए। उन्होंने तब यही कहा था और वास्को का मेरे साथ हमेशा अच्छा संबंध रहा है। मुझे ये भी संदेह है कि वह कुछ बातें जानता है। मुझे एक अवसर ढूंढना होगा और उसके साथ मामलों पर उचित चर्चा करनी होगी। तो क्या करें? काले कपड़े वाले व्यक्ति ने फिर पूछा। अगारेस ने प्रश्न पर विचार किया और उत्तर दिया। दानव देवता सम्राट की मूल योजना के अनुसार हमें सेना इकट्ठा करने के बाद पश्चिम की ओर बढ़ना था और दक्षिण पूर्वी किले को नष्ट करना था जो हमारे मुख्य शहर के सबसे करीब है, और फिर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए केंद्र के क्षेत्र में गहराई तक जाना था। हम सीधे पवित्र शहर में अपना रास्ता मार देंगे, इसलिए मंदिर संघ पवित्र शहर में हमसे लड़ने के लिए मजबूर है। उस समय लॉन्ग हाओ चेन निश्चित रूप से वापस आएंगे।
हम एक ही झटके में सब कुछ हासिल कर लेंगे और पवित्र शहर में मनुष्यों को पूरी तरह से पनडुब्बी बना देंगे। साथ ही हम इस पवित्र युद्ध का उपयोग मनुष्यों को लूटने के अवसर के रूप में करेंगे। हमें न केवल उनकी संपत्ति चुरानी है, बल्कि हमें बड़ी संख्या में मनुष्यों का अपहरण भी करना है, जिससे मनुष्य वह सब कुछ खो देंगे जो उन्होंने पिछले कुछ हजार वर्षों में जमा किया है। फिर हम इंसानों को छोड़ देंगे। हम इंसानों के पास जो कुछ भी है उसे खत्म करने के बाद पीछे हटेंगे। बेशक युद्ध की प्रक्रिया के दौरान हमें मनुष्यों के एक प्रमुख व्यक्ति को मारना होगा। सूची में पहला स्थान लॉन्ग हाओचेन का है। यह एक अच्छा विचार है। यह सरल और सीधा है, पूरी ताकत से और बिना किसी गुप्त तरीके के इंसानों को दबाना। क्या ये पता चलने के बाद कि वृक्ष दानव देवता युद्ध में गिर गया है, दानव देवता सम्राट अपनी योजनाएं बदल देगा? काले कपड़े वाले व्यक्ति ने पूछा। अगारेस ने अपना सिर हिलाया। कम से कम उसने अभी तक अपना मन नहीं बदला है। ये योजना निश्चित रूप से मनुष्य के लिए सबसे अधिक लाभकारी है। क्या आप जानते हैं कि दानव देवता सम्राट ने मोदू में 50 से अधिक दानव देवताओं को क्यों इकट्ठा किया था? और उसने उन्हें अपने दानव देव स्तंभ लाने के लिए क्यों कहा? काले कपड़े वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने उत्तर दिया, क्या ये टेम्पल यूनियन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए ताकत इकट्ठा करना नहीं है? अगारेस ने उपहास करते हुए कहा, अन्य लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं कैसे नहीं जान सकता। दानव देव सम्राट लॉन्ग हाओचेन के साथ एक प्रकार के भय का व्यवहार करता है। इस समय वह जिस चीज से सबसे ज्यादा डर रहा है वह वास्तव में लॉन्ग हाओचेन है, जो राक्षसों के क्षेत्र में अपनी आशा की उज्ज्वल किरण का नेतृत्व कर रहा है और विशेष रूप से हम राक्षस देवताओं को निशाना बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो वह कुछ नहीं कर सकता। अध्याय 802 दानव देवता सम्राट की योजना। अगारे से जारी रखा। दानव देवता सम्राट ने मुझे बताया है कि लॉन्ग हाओचेन वर्तमान में बहुत मजबूत है। दानव देवता सम्राट की साधना के साथ किसी को बहुत मजबूत बताने में सक्षम होने के लिए लॉन्ग हाओचेन की साधना संभवतः सामान्य दानव देवताओं से निपटने की क्षमता से अधिक हो गई है। यही कारण है कि उसने लॉन्ग हाओचेन को एक एक करके बाहर निकालने से रोकने के लिए अधिकांश राक्षस देवताओं को इकट्ठा किया है, साथ ही वही युद्ध के लिए ताकत जुटा सके। दानव देवता सम्राट की योजना वास्तव में व्यापक मानी जा सकती है। तो फिर अब हम क्या करें? क्या हम लॉन्ग हाओचेन को सचेत करते हैं? काले कपड़े वाले व्यक्ति ने पूछा। अगारेस ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम इंतजार करते रहेंगे। मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है। इस बार का पवित्र युद्ध हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन अगर हम लॉन्ग हाओचेन के साथ संवाद करते हैं तो भी हमें विश्वसनीय जानकारी के लिए इंतजार करना होगा। इस बार हम कुछ भी गलत होने का जोखिम नहीं उठा सकते। एक बार जब हमें विश्वसनीय जानकारी मिल जाएगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से दौरा करूंगा। ठीक है। टकराना। विशाल दानव देव स्तंभ तुरंत टूट गया और अनगिनत टुकड़ों के रूप में आकाश में उड़ गया। लॉन्ग हाओचेन हवा में मडरा रहा था क्योंकि उसके विशाल सफेद पंख पूरी तरह से खुले हुए थे। वह ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई देवदूत आ रहा हो। दानव देवता स्तंभ के ठीक नीचे एक दानव देवता पहले ही अपने जीवन की सारी आभा खो चुका था। उसका 6 उत्तरी प्रांतों में लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। 6 समूहों में विभाजित मानव सेना अजेय थी और उसने बिना किसी संदेह के सभी 6 राजधानियों पर कब्जा कर लिया। उनमें से लॉन्ग हाओचेन को 2 राक्षस देवता मिले थे जो दोनों उसके हाथों मर गए। यहां तक कि उनके दानव देव स्तंभ भी नष्ट कर दिए गए। नष्ट हुए खंभों की संख्या अब 5 पहुंच गई है। बूढ़े आदमी जियो, शहर में क्या स्थिति है? लॉन्ग हाओचेन ने जियो हो से अपने पास पूछा। जियाओ हो ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ बहुत सफलतापूर्वक रहा है। कैयर और अन्य ने मूल रूप से अपने मुद्दों से निपट लिया है। जादूगरों द्वारा सभी संसाधन और स्थानिक छल्ले छीन लिए गए थे। दानव देव स्तंभ भी नष्ट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें? लॉन्ग हाओचेन ने कहा, कितने समय के अतीत के अनुसार दानव देवता सम्राट को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी हो। उसे कार्रवाई करनी चाहिए। आइए पहले अपने सैनिकों को इकट्ठा करें और दक्षिण में दूसरे प्रांत पर हमला करें। आइए दानव देव सम्राट के साथ लुका छिपी खेलें। क्या? दानव देवता सम्राट के निवास में एक आवाज गूंजी। सुंदर अगारेस को देखते हुए दानव देवता सम्राट क्रोधित हो गए। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और कमरे के चारों ओर घूमने लगा। अगारेस अपने हाथों को बगल में रखकर एक तरफ खड़ा हो गया और घबराए हुए दानव देवता सम्राट की ओर देखा। उसने कुछ सोचा, लेकिन उसने इसे सतह पर बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं किया। कितना अच्छा लॉन्ग हाओचेन है। 5 मिनट तक इधर उधर टहलने के बाद ही दानव देव सम्राट रुका।
उसने अपनी आंखें मूंद ली और उसका क्रोध धीरे धीरे कम हो गया। इसकी जगह प्रशंसा का एक टुकड़ा ले लिया गया। उन्होंने कम से कम समय में सबसे सही निर्णय लिया और इसके लिए प्रतिबद्ध थे। पहले हमारे 3 राक्षस देवताओं को मार डाला और 6 उत्तरी राजधानियों को नष्ट कर दिया। वह मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। दानव देव सम्राट ने उदासीनता से कहा। अगारेस ने सिर हिलाया, मैं आपके महामहिम के समान निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। इस बार की खबर बेहद सटीक होनी चाहिए। लॉन्ग हाओचेन जिस सेना का नेतृत्व करते हैं वह विशेष रूप से बड़ी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से कुलीन वर्ग से बनी है। स्काउट्स की रिपोर्ट के अनुसार उनकी सेना में 9वें चरण की 20 से अधिक शक्तियां हैं और उनमें से किसी की भी खेती कमजोर नहीं है। संभवतः केवल 6 मंदिरों के ऊपरी सोपानों को इकट्ठा करके ही एक बल उत्पन्न किया जा सकता है। यह चूंकि यही मामला है, अन्य मानव किले खाली होने चाहिए। क्या हम योजना का पालन करने जा रहे हैं और सीधे पूर्वोत्तर किले पर हमला करेंगे? दानव देव सम्राट ने अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, लॉन्ग हाओचेन ने मेरी जाति की नींव हिला दी है। 6 उत्तरी प्रांत पहले से ही संकट में हैं। यदि इससे निपटा नहीं गया तो ये हमारे शासन को खतरे में डाल देगा। लॉन्ग हाओचेन के बारे में सबसे चतुर बात यह है कि वह अनियंत्रित नरसंहार में शामिल नहीं हुआ, केवल 6 प्रांतों के आर्थिक हृदय को नष्ट कर दिया। उसने केवल 6 राजधानियों को नष्ट और लूटा है। ये 6 प्रांतों की अर्थव्यवस्था के लिए एक घातक झटका है। क्या वहां के कबीले इस पर चुप रहेंगे? मनुष्यों को कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और भोजन स्रोतों की कमी के कारण कबीले स्वतः ही आंतरिक कलह में पड़ जाएंगे। शीघ्र ही संपूर्ण उत्तर अराजकता में डूब जाएगा। यदि हम इसे नहीं दबाते हैं तो अराजकता निश्चित रूप से दक्षिण की ओर बढ़ेगी। यदि यह बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है तो हम आगे लड़ रहे होंगे, जबकि पीछे अराजकता फैल जाएगी, जिससे इस पवित्र युद्ध के अंतिम विजेता का निर्धारण करना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर को स्थिर किया जाना चाहिए और यह कार्य शीघ्रता से किया जाना चाहिए। लॉन्ग हाओचेन की सबसे चतुर चाल एक प्रमुख बिंदु पर हमला करना है जो सुदृढ़ीकरण को आमंत्रित करता है, जिससे मुझे उसकी योजना के प्रति समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगारेस ने सिर हिलाया। महामहिम, आप मुझे मून डेमन कबीले का नेतृत्व क्यों नहीं करने देते? मुझे विश्वास है कि भले ही मैं लॉन्ग हाओचेन को नहीं मार सकता, मैं उसे और उसके समूह को मनुष्यों के क्षेत्र में वापस जाने के लिए मजबूर कर सकता हूं। आप अभी भी योजना को पूरा करने में सक्षम होंगे। जब तक संघ खतरे में है, लॉन्ग हाओचेन को तदनुसार जवाब देना होगा। दानव देवता सम्राट ने धीरे से सिर हिलाया। यह एक विचार है। जाति के बीच आपके प्रभाव से 6 उत्तरी प्रांतों को स्थिर करना कोई मुद्दा नहीं होगा। जब तक आप रहेंगे, जब तक हम मनुष्यों से पर्याप्त संसाधन नहीं लूटेंगे, तब तक अन्य समस्याओं से भी निपटा जाएगा। हालांकि क्या आपने इस अन्य प्रश्न पर विचार किया है? क्या होगा यदि आप लॉन्ग हाओचेन को नहीं रोक सकते और इसके बजाय आप हार गए? अगारेस को आश्चर्य हुआ। महाराज, क्या लॉन्ग हाओचेन के पास पहले से ही मुझे हराने की ताकत है? दानव देव सम्राट ने अपना सिर हिलाया। वह अभी तक ऐसा नहीं करता है। हालांकि उसकी खेती अब पहले से ही काफी शक्तिशाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास 2 अलौकिक उपकरण हैं। अनंत काल और सृष्टि का दिव्य सिंहासन निश्चित रूप से उनमें से एक है, जबकि दूसरा एक ढाल है। जब उसने ये जियाओली को बचाया तो उसने मुझे पीछे रखने के लिए ढाल की ताकत का इस्तेमाल किया। अन्यथा वह मेरी उपस्थिति में ये शियाओली को कैसे छीन पाता? यदि वास्तव में उसके पास 29वें चरण से अधिक शक्तियां हैं जिनमें आशा की उज्ज्वल किरण भी शामिल है, तो उससे निपटना कठिन होगा। और हमारे पास अभी भी 7 या 8 राक्षस देवता अंतर्देशीय बिखरे हुए हैं। यदि वह अपना आक्रमण जारी रखता है तो यह अब केवल डगमगाती नींव का मुद्दा नहीं रहेगा। अगारेस ने पूछा। महामहिम, आपका मतलब है? दानव देवता सम्राट की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। मैं उसे वही दूंगा जो वह चाहता है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वह मुझसे लड़ सकेंगे और मेरे हाथों मर सकेंगे। मैंने उन्हें वह सम्मान दिया। इस बार मैं उन्हें वही सम्मान दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वह पुनर्जीवित होता है या नहीं। इसके साथ ही दानव देवता सम्राट अपने सिंहासन पर लौट आए। उन्होंने गंभीरता से कहा। अगारेस, मेरे आदेश के तहत मून डेमन कबीले और स्टार डेमन कबीले अपने आधे लोगों को भेजेंगे। आप अपने साथ जाने के लिए 20 दानव देवताओं को चुन सकते हैं और फिर सैमिगिना और मारबास दोनों से 7वें चरण से ऊपर के 200 कुलों के लिए पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ युद्ध में प्रवेश करो। बाओ पिताजी। अहबाव जो एक तरफ खड़ा था, जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ा। दानव देव सम्राट ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। मेरे साथ युद्ध में प्रवेश करो।
मैं तुम्हें अग्ररक्षक के रूप में सेवा करने के लिए 20 कुलों को दूंगा। आज रात प्रस्थान करें। आपका मिशन लॉन्ग हाओचेन और उसकी सेना का सटीक स्थान ढूंढना है। हमारे आने का इंतजार करें और हम उन्हें एक ही झटके में नष्ट कर देंगे। हाँ पिताजी। अहबाव अपनी आंखों में उत्साह छुपाने में असमर्थ था। उसने तुरंत अपना घुटना जमीन पर टिका दिया और आदेश स्वीकार कर लिया। दानव देवता सम्राट ने गंभीरता से कहा, मुझे पता है, आप पहले से ही व्यक्तिगत रूप से लॉन्ग हाओचेन को मारना चाहते थे। पिछले कुछ वर्षों में आपकी खेती भी बढ़ी है। हालांकि आप अग्रणी के रूप में सेवा कर रहे हैं। आप समय से पहले जल्दबाजी नहीं कर सकते, नहीं आपको लापरवाही से लॉन्ग हाओचेन से टकराने की अनुमति है। आपको सेना के लिए सोचना चाहिए। यदि आपको लॉन्ग हाओचेन द्वारा खोजा जाता है तो आपको उसे व्यस्त रखने और सेना को समाचार वापस भेजने के लिए केवल कबीले के लोगों का नेतृत्व करने की आवश्यकता है। हाँ पिताजी। अहबाव ने मुड़ने और जल्दी से जाने से पहले एक बार फिर दानव देवता सम्राट की ओर सिर झुकाया। अहबाव को जाते हुए देखकर अगारेस मदद नहीं कर सके, लेकिन झिझकते हुए बोले, महामहिम युवराज बेहद महत्वाकांक्षी हैं। यदि आप उसे अग्रणी नेतृत्व करने देंगे तो मुझे डर है कि वह। दानव देव सम्राट उदासीनता से मुस्कुराया, बिना असफलताओं का अनुभव किए वह कैसे सुधार कर पाएगा। वह मेरा बेटा है। लॉन्ग हाओचेन अभी भी उसे मारने में सक्षम नहीं होगा। मैं उसे लॉन्ग हाओचेन के साथ संघर्ष करने दूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि उनमें से कौन अधिक मजबूत है। यदि लॉन्ग हाओचेन ने मेरी योजनाओं को बर्बाद नहीं किया होता तो मैं दानव देवता सम्राट का पद पहले ही अहबाव को दे चुका होता। अगारेस इससे आश्चर्यचकित हुआ और तुरंत समझ गया। युवराज वास्तव में जितना दिखता था उससे अधिक शक्तिशाली था। दानव देव सम्राट ने आगे कहा, जब तुम मेरा आदेश मानोगे तो सैमिगिना, मारबास और वेलेफोर को बुलाओ। जो हुक्म मेरे आका। अगारेस को पहले से ही दानव देवता सम्राट की योजनाओं का स्पष्ट विचार था। उसने मन ही मन आह भरी और इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह तुरंत हॉल से बाहर चला गया और दानव देवता सम्राट के आदेश को आगे बढ़ा दिया। मोडू ने काफी समय पहले ही बड़ी शिद्दत से तैयारी की थी। दानव देवता सम्राट के आदेश से मोडू के परिवेश में हलचल मच गई। 2 घंटे बाद मृत्यु के दानव देवता सैमिगिना, नरक दानव देवता मारबास और भालू दानव देवता वेलेफोर दानव सम्राट महल में पहुंचे। जैसे ही वेलेफोर ने महल में प्रवेश किया, उसने अपना हाथ इधर उधर घुमाया। चौथा भाई, पांचवां भाई, ऐसा लगता है कि महामहिम हम पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण और अच्छा मिशन पारित किया है। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि क्या अगारिस और वास्को अवसाद के कारण अपने महलों में दीवारों पर अपना सिर पीट रहे हैं। दैत्य देवता भी गुटों में विभाजित थे। चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता अच्छे संबंधों में थे, जिसके बारे में हर कोई जानता था, जबकि मृत्यु के दानव देवता, नरक दानव देवता और भालू दानव देवता भी काफी करीबी संबंधों में थे। बस उनके कुलों की कुल ताकत, यानी अगर फींड कबीले, हेल दानव कबीले और भालू दानव कबीले को मिला दिया जाए तो मून दानव कबीले और स्टार दानव कबीले से अधिक हो जाएगी, क्योंकि उनके पास संख्या में पूर्ण लाभ था। हालांकि वे अभी भी निचले स्थान पर थे। सैमिगिना ने व्यंग्यपूर्वक कहा, इसमें खुश होने की क्या बात है। ये सही है, इस बार हमें अच्छा मिशन मिला है, लेकिन हम जश्न तभी मना सकते हैं जब हम मानव किले पर कब्जा कर लें। इंसानों से निपटना इतना आसान नहीं है, और जरूरी नहीं कि उनकी महिमा ने हमें यह महत्वपूर्ण मिशन दिया हो क्योंकि एचवा हम पर अधिक भरोसा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि हम उनके शासन के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। वेलेफोर ने कुछ असमंजस में सैमिगिना की ओर देखा। उसकी निगाहें और स्पष्टीकरण मांग रही थीं। अध्याय 803 दानव देवता सम्राट की योजना। द्वितीय नरक दानव देवता मारबास ने कहा, चौथे भाई का अधिकार है। छठे भाई अगारिस और वास्गो के पास अपने कुलों से अधिक हैं। उनके कई राक्षस देवताओं के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए यदि आप उनकी कुल ताकत को देखें तो हम उनके प्रतिद्वंद्वी होने के कहीं भी करीब नहीं हैं। और अगारिस और वास्गो की व्यक्तिगत ताकत सबसे महत्वपूर्ण है। अगर महामहिम को कुछ होता है और हमें नया चुनना होगा। पांचवे भाई, अपना मुंह देखो। सैमिगिना ने उस पर एक नजर डाली और मारबास तुरंत चुप हो गया। वेलेफोर काफी उत्सुक था, क्या अगारिस वास्तव में इतना शक्तिशाली है? अगर मुझे मौका मिले तो मुझे देखना होगा कि वह कितना शक्तिशाली है। सैमिगिना ने गंभीरता से कहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यदि मेरे पास मौजूद जानकारी सही है तो भले ही हम एक साथ काम करें, हम जरूरी नहीं कि अगारिस से मेल खाते हों। क्या इस बार ये सिर्फ वेलेफोर नहीं था, यहां तक कि मारबास भी हैरान था। अगारिस वास्तव में इतना शक्तिशाली है? मारबास ने चिल्लाकर कहा।
सेमिगेना ने सिर हिलाया, वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। वह महामहिम के सामने इतना विनम्र व्यवहार कर सकता है, लेकिन वास्तव में मेरे पास विश्वसनीय जानकारी है कि अगेरिस ने 9वें चरण की 7वीं रैंक को पार कर लिया है। हो सकता है कि वह 9वीं सीढ़ी के 8वें पायदान पर भी पहुंच गया हो। क्या आपको एहसास नहीं हुआ? पिछली सदी में चाहे महामहिम कहीं भी जाए, उनके साथ अगारिस भी होंगे। ऐसा लगता है जैसे वे सबसे करीबी हैं, लेकिन वास्तव में वह हमेशा दूसरे भाई से सावधान रहता है। अगर अगारिस वास्गो के साथ काम करते हैं तो वे उनकी महिमा के लिए कुछ हद तक खतरा भी पैदा कर सकते हैं। पिछली बार जब महामहिम ने वास्गो को अपनी मौत के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर ऑस्टिन ग्रिफिन के कारण इतने क्रूर तरीके से ऐसा किया था। उस समय उनका महामहिम वास्तव में स्टार दानव भगवान को बदलने का इरादा रखता था। वास्को की खेती अगारेस की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है, और उसकी महान भविष्यवाणी तकनीक युद्ध में भयानक है। उस दिन महल में अगारेस और वास्गो अपने दानव देवता स्तंभ नहीं ले जा रहे थे, अन्यथा वे वास्तव में खुद को उसकी महिमा पर फेंक सकते थे। अंत में महामहिम ने वास्गो को अपनी मृत्यु के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन मैंने तब देखा कि जब वास्गो अपने जीवन की भविष्यवाणी का उपयोग कर रहा था, तो उसके महामहिम ने अगारेस को कम से कम 5 बार देखा था। उनकी निगाहें स्पष्ट रूप से सावधानी बरतने वाली थीं। और अगर मैंने सही ढंग से याद किया है, जब जीवन की भविष्यवाणी अपने अंतिम क्षण तक पहुंचती है, तो वास्गो भविष्यवाणी की एक भयानक शक्ति को अपने उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करके हमला कर सकता है। महामहिम को शायद उन दोनों से निपटने या सुरक्षित रूप से पीछे हटने का आत्मविश्वास नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने आखिरी क्षण में वासागो को बचा लिया। सेमिगेना की बात सुनने के बाद वेलेफोर की पहले की खुशी पूरी तरह से काफूर हो गई। उनका हमेशा से मानना था कि यद्यपि वे दानव देवताओं में 6ठे स्थान पर थे, लेकिन उनकी साधना मूल रूप से दानव देवताओं के समान ही थी जो उनसे ऊपर थे। हालांकि सेमिगेना की बात सुनने और यह पता चलने के बाद कि अगारिस और वासागो वास्तव में इतने शक्तिशाली थे, उसका आत्मविश्वास तुरंत गिर गया। सेमिगेना मुस्कुराए, उदास मत होइए। अधिकांश समय अत्यधिक शक्तिशाली होना जरूरी नहीं कि अच्छा हो। उनकी महिमा की खेती पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुकी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका भविष्य का लक्ष्य भगवान बनना है और फिर अपना पद बाओ को सौंपना है। हालांकि अहाबाओ में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन वह अगारिस और वासागो के करीब भी नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वह तुम समझ रहे हो। जब मारबास और वेलेफोर की आंखें तुरंत चमक उठी, उन्होंने ये सुना। ये देखकर कि वे समझ गए हैं, सेमिगेना मुस्कुराए, कौन जानता है, शायद ऐसा होने पर हमारी रैंकिंग बदल जाएगी। चलो ठीक है, जाओ। चाहे कुछ भी हो, हमें पहले उनके महामहिम के मिशन को पूरा करना होगा। यह एक आसान काम है। मनुष्यों का धन इस समय हमारी ओर लहरा रहा है। चाहे वह मंदिर संघ हो या राक्षस, वे सभी गुप्त रूप से तैयारी करने लगे। वे एक अभूतपूर्व युद्ध से पहले की शांति का अनुभव कर रहे थे। जैसे ही सेमिगेना, मारबास और वेलेफोर ने आपस में चर्चा की, बाओ पहले ही शैतान ड्रैगन कबीले के 20 पावरहाउस के साथ रवाना हो चुका था। जितनी जल्दी हो सके उसने उत्तर की ओर यात्रा की। वो एक अच्छा विचार है। अगर वहां केवल हम हैं, तो ये बहुत आसान होगा, चाहे वह आगे बढ़ रहा हो या पीछे हट रहा हो, लिन शिन ने उत्साह से कहा। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, आदेश नीचे भेजो। हान यू, अपनी सेना के साथ लौट आओ। हमारी वापसी के लिए ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास के बाहर सीमा के पास तैयारी करें। हाँ, हान यू ने तुरंत खड़े होकर जाने से पहले उत्तर दिया। उन्होंने अभी अभी राक्षसों की 7वीं प्रांतीय राजधानी को नष्ट कर दिया था और सेना भी वहां एकत्र हो गई थी। पिछले 7 दिनों में सेना मूल रूप से उत्तर में लगातार घूम रही थी। वे एक शक्तिशाली तूफान की तरह थे, जो कुछ भी वे गुजर रहे थे उसे नष्ट कर रहे थे। हालांकि वर्तमान समय को देखते हुए राक्षसों ने खुद को पहले से ही संगठित कर लिया होगा। यदि मानव सेना जारी रही, तो वे निश्चित रूप से आगे दक्षिण की ओर यात्रा करेंगे और राक्षसों की सुदृढ़ीकरण सेना का सामना करने की अधिक संभावना होगी। परिणामस्वरूप अपने साथियों के साथ चर्चा के बाद लॉन्ग हाओचेन ने सेना को पहले ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास पर वापस बुलाने का फैसला किया। आशा की उज्ज्वल किरण, शाश्वत नायक और वह राक्षस प्रांतों पर अपने हमले जारी रखेंगे। जो भी पीछे रह गया वह 9वें चरण का पावरहाउस था। चाहे वे किसी भी स्थिति में हो, कम से कम वे सुरक्षित रूप से पीछे हट सकते थे। भले ही वे सुदृढ़ीकरण सेना के सामने नहीं आए, अगला लक्ष्य दुश्मन को लुभाने के लिए उनकी अंतिम लड़ाई होगी। आराम करो और हमारे 2 लोगों के लिए यहाँ पुनर्गठित हो जाओ और फिर येल प्रांत की ओर चले। येल प्रांत उत्तर में स्थित था। हालांकि यह अभी भी मध्य प्रांत से बहुत दूर था। यह मेज मंदिर द्वारा संरक्षित टोम्बल पर्वत दर्रे के बगल में था।
ये ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास के नजदीक नहीं था। वर्तमान में वे प्रांतीय राजधानी से 50 किलोमीटर दूर कुछ पहाड़ों के भीतर एक समतल क्षेत्र में एकत्र हुए थे जिन्हें उन्होंने अभी अभी नष्ट किया था। हालांकि यहाँ के प्रांतों में काफी सामान्य सैनिक थे, लेकिन उनसे होने वाला खतरा मूलतः अस्तित्वहीन था। अन्यथा वे इतने कम समय में लगातार 6 राजधानियों को नष्ट करते हुए राक्षस क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होते। पीछे से मिली जानकारी के अनुसार एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रे के बाहर तैनात 100,000 लोगों की दानव सेना ने पहले से ही पहाड़ी दर्रे को घेरते हुए अपने सैनिकों को जुटा लिया था। हालांकि उनका नेतृत्व किसी दानव देवता द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए वे स्पष्ट रूप से केवल एक नाटक कर रहे थे। यदि वास्तव में युद्ध छिड़ गया तो निश्चित रूप से उन्हें ही हार का सामना करना पड़ेगा। लॉन्ग हाओचेन ने हान यू को पहले लौटने की अनुमति देने का एक कारण ये था कि उसे इस राक्षस सेना पर भारी प्रहार करने का अवसर मिल सके, जिससे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर दबाव और भी कम हो जाएगा। वर्तमान में एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास 6 में से सबसे कमजोर किला था। उन्होंने अपने लगभग आधे लोगों को गुप्त रूप से भेज दिया था, लेकिन वे भी थे वो 9 शाश्वत नायकों द्वारा संरक्षित। हालांकि एक्सोर्सिटी माउंटेन पास पर ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास की तुलना में अधिक सैनिक थे, लेकिन उनकी ताकत 200,000 लोगों की राक्षसी सेना लॉन्ग हाओचेन के बराबर भी नहीं थी, जिसे लॉन्ग हाओचेन ने नष्ट किया था। लॉन्ग हाओचेन की सेना मानवता के सच्चे कुलीनों का जमावड़ा थी, इसलिए दैवीय शूरवीर के रूप में हान यू की कमान के तहत वहां की राक्षस सेना कोई खतरा पैदा नहीं करेगी। जैसे ही उसने जवाबी उपायों के बारे में सोचा और दानव देवता सम्राट के संभावित कार्यों का अनुमान लगाया, लॉन्ग हाओचेन ने अचानक अपना सिर उठाया। उसने कुछ संदेह से दक्षिण पूर्व की ओर देखा। हालांकि जियोहुओ और शू योगजियाओ खेती के मामले में उनसे आगे निकल गए थे, लेकिन मानसिक शक्ति के मामले में वे अभी भी सबसे मजबूत थे। सच तो यह है कि उन्हें पूरी मानवता में सबसे ताकतवर करार देना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूंकि वे राक्षसों के क्षेत्र में स्थित थे, लॉन्ग हाओचेन लगातार सतर्क थे। उनके मानसिक बल ने 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली थी, इसलिए उन्हें किसी भी गड़बड़ी का तुरंत पता चल जाता था। वहां एक राक्षस हमारी ओर आ रहा है। वह कमजोर नहीं है। कम से कम 8वें चरण में लॉन्ग हाओचेन ने भौहें चढ़ा दी। मैं जाऊंगा। कैरियर जांच के लिए तैयार था। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, आइए बस उसके आने का इंतजार करें। वह सीधे हमारी दिशा में यात्रा कर रहा है, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से हमें पहचान लिया है। चूंकि यह केवल एक ही व्यक्ति है, उसके पास निश्चित रूप से भरोसा करने के लिए कुछ न कुछ होगा। उसे यहां लड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, वह मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि उसने सही अनुमान लगाया है तो बहुत संभव है कि राक्षस ही वह व्यक्ति होगा जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह व्यक्ति बहुत जल्दी आ गया था। 10 मिनट पहले लॉन्ग हाओचेन की स्काउटिंग रेंज में दिखाई देने के बाद वह मानव सेना के शिविर स्थल के आसपास एक पहाड़ की चोटी पर दिखाई दी। चूंकि वे पहाड़ों के बीच एक समतल क्षेत्र में स्थित थे, इसलिए वे विशेष रूप से छिपे नहीं थे। जब राक्षसी ने उन्हें देखा तो वह तुरंत नीचे की ओर चली गई। साथ ही उसने अपने हाथ उसके सिर के ऊपर उठाए, ये संकेत देते हुए कि वह शांति से आई थी। बहुत जल्द वह करीब आ गई। कदकाठी से वह वास्तव में एक महिला थी। वह काले कपड़ों से ढकी हुई थी, जिससे उसका सिर भी ढका हुआ था। वह कैसी दिखती थी, ये बताना असंभव था। रुकना। यांग वेंझाओ बाहरी इलाके में खड़ा हो गया और उसने अपनी भारी तलवार उठाई, जिससे महिला राक्षस का रास्ता अवरुद्ध हो गया। काले कपड़े वाला व्यक्ति रुका। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। लॉन्ग हाओचेन, तुम सचमुच अभी भी जीवित हो। जैसे ही उसने ये कहा, उस व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर बंधा काला बालकलावा उतार दिया। हालांकि लॉन्ग हाओचेन हाग ने अनुमान लगाया कि यह राक्षस अचानक क्यों आया था, फिर भी वह मदद नहीं कर सका। लेकिन जब उसने देखा कि यह कौन था तो वह अवाक रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास भर आया। आप स्वयं क्यों आए हैं? क्या काले कपड़ों में यांग वेंझाओ के सामने खड़ा व्यक्ति चंद्रमा दानव देवता अगारेस की सबसे प्रिय बेटी, चंद्रमा दानव कबीले की राजकुमारी यू ये नहीं थी? 5 वर्षों के बाद यू ये लगभग पहले जैसी ही लग रही थी। शक्तिशाली राक्षसों का जीवन काल मनुष्यों से कहीं अधिक लंबा होता था। 5 साल तक उस पर कोई निशान नहीं छूटेगा। हालांकि उसकी निगाहें और भी शांत लग रही थीं और उसकी साधना पहले से कहीं अधिक थी। वह कम से कम 8वें चरण के शिखर पर पहुंच चुकी थी और 9वें चरण के करीब पहुंच रही थी। अगर मैं स्वयं नहीं आऊंगा तो आप मुझ पर कैसे भरोसा करेंगे? यू ये थोड़ी पीड़ा में थी और उसकी निगाहें भी थोड़ी उदास थीं। उन 5 सालों में बहुत कुछ हुआ।
लेकिन जिस छवि ने उसके दिल पर सबसे गहरी छाप छोड़ी थी, वह कभी नहीं बदली। अतीत में जब उसने लॉन्ग हाओचेन की मृत्यु के बारे में सुना, वह पूरे 1 महीने तक दुख में डूबी रही। वह जानती थी कि जो जानकारी उसने लॉन्ग हाओचेन को दी थी वह दानव देवता सम्राट के जाल का हिस्सा बन गई थी। और हाल ही में जब उसने सुना कि लॉन्ग हाओचेन अभी भी जीवित है, तो उसे पहले तो अविश्वास महसूस हुआ। वह पूरी तरह से यह विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रही थी कि वह पुनर्जीवित हो जाएगा, जबकि दानव देवता सम्राट ने भी पुष्टि कर दी थी कि वह मर चुका है। उस समय उनके लिए अपनी भावनाओं का वर्णन करना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे खुशी महसूस हुई या सावधानी। अध्याय 804 दानव देवता सम्राट की योजना 3। हालांकि वह फिर भी आ गई और वह लॉन्ग हाओचेन से पहले आ गई थी। पिछले 5 सालों में वह उससे लगभग हमेशा के लिए अलग हो गई थी। अब जब वे दोबारा मिले थे तो ऐसा लगा जैसे पूरा जीवन बीत गया हो। लॉन्ग हाओचेन की नज़र में यू ये वास्तव में नहीं बदली, लेकिन उसकी नज़र में लॉन्ग हाओचेन जबरदस्त तरीके से बदल गई थी। पहले की तुलना में उसमें गरिमा और बड़प्पन की भावना आ गई थी और वह अधिक परिपक्व भी हो गया था। उसकी अतीत की अनुभवहीनता पूरी तरह से गायब हो गई थी। वहां खड़े होकर ही वह बिल्कुल नया व्यक्ति लग रहा था। ये वह मानव था जो अभी भी 20 वर्ष का था, जो वास्तव में दानव देवता सम्राट को परेशान करने वाली सबसे बड़ी समस्या बन गया था। अचानक यू को काफी गर्व महसूस हुआ। जिस आदमी को वह पसंद करती थी वह बहुत असाधारण था। काई अनजाने में लॉन्ग हाओचेन के पास पहुंच गया। उसने कोई और इशारा नहीं किया और चुपचाप वहीं खड़ी रही। उसने शांति से यू की ओर देखा। लॉन्ग हाओचेन को घूरने के बाद यू अपने होश में लौट आई। उसके हृदय में दुख का एक संकेत चुपचाप उभर आया। बेशक वह जानती थी कि उनके रास्ते कभी भी ठीक से नहीं मिलेंगे। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत कर लिया। उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं। लॉन्ग हाओचेन, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा है? इससे पहले कि लॉन्ग हाओचेन कुछ कह सके, सिमा जियान पहले ही एक तरफ से बोल चुकी थी, आप हमें कैसे भरोसा दिला सकते हैं? यदि आपके द्वारा उस समय प्रदान की गई जानकारी न होती तो क्या हम अभी भी दानव देवता सम्राट के जाल में फंस गए होते? यदि ये हमारा सौभाग्य न होता तो हम बहुत पहले ही नष्ट हो गए होते। यू ने चुपचाप सिर हिलाया। हाँ, चाहे आप हो या मैं, हम सभी दानव देवता सम्राट की योजना में बलि के मोहरे बन गए। बदला लेना है तो लो। लॉन्ग हाओचेन, वर्तमान में आपके पास 2 विकल्प हैं। उनमें से एक है पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे मार डालना। दूसरी बात यह है कि मुझ पर एक बार और भरोसा करें। यू ने लॉन्ग हाओचेन का अध्ययन किया। लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से उसका भी अध्ययन किया। उसने अतीत में यू पर संदेह जरूर किया था, लेकिन यह संदेह कभी गहरा नहीं था। लॉन्ग हाओचेन के पुनर्जीवित होने के बाद उसने उस प्रक्रिया के बारे में ध्यान से सोचा था जब दानव देवता सम्राट ने जाल बिछाया था। उसे यह प्रक्रिया बहुत अजीब लगी, क्योंकि वह कल्पना नहीं कर सका कि दानव देवता सम्राट ने कैसे काम किया था कि वह मोडू में होगा। जहां तक यू की बात है, वो उससे पहले मोडू गई थी। वह नहीं जानती थी कि वह अपने साथियों के साथ वहां जाएगा। और दानव देवता सम्राट ने लॉन्ग हाओचेन से बात करने के तुरंत बाद ही उसे ले लिया था। उस समय उनकी समझ में दानव देवता सम्राट अभी भी दूर ड्रैगन प्रतिरोधी माउंटेन पास के बाहर था। भले ही ये दानव देवता सम्राट से संपर्क करना चाहता, लेकिन उसके लिए समय पर ऐसा करना असंभव होता। परिणामस्वरूप लॉन्ग हाओचेन को संदेह नहीं हुआ कि यू ने उसे धोखा दिया है। उसे केवल दानव देवता सम्राट द्वारा अंधेरे में रखे जाने के रूप में समझाया जा सकता है। मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लॉन्ग हाओचेन ने उदासीनता से कहा। उन्होंने यह नहीं दिखाया कि उन्होंने ती को चुना है और उस पर भरोसा करना जारी रखें, लेकिन पिछली बार जो हुआ उसके लिए उसने उसे दोषी नहीं ठहराया। यू ने परिपक्व लॉन्ग हाओचेन की ओर देखा और कहा, पिछली बार जो हुआ वह आपको अजीब लगा होगा। दानव देव सम्राट आपकी गतिविधियों को इतनी सटीकता से कैसे समझ सका? मैं अब आपको इसका उत्तर बता सकता हूं। ये स्टार दानव भगवान की महान भविष्यवाणी तकनीक के कारण है। स्टार दानव भगवान की महान भविष्यवाणी तकनीक ने न केवल ये पता लगाया है कि आप राक्षसों के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएंगे, बल्कि यह भी पता चला है कि पिछली बार ही उनके पास आपसे निपटने का एकमात्र मौका था। यहां तक कि उन्होंने आपसे निपटने की विधि और प्रक्रिया को समझने के लिए महान भविष्यवाणी तकनीक का भी उपयोग किया। उन्होंने गणना कर ली थी कि आप स्टार डेमन पैगोडा में कब प्रकट होंगे। उससे पहले दानव देवता सम्राट ने जो कुछ भी किया वह आपको अपनी सतर्कता कम करने के लिए था। केवल दानव देव सम्राट और तारा दानव देवता ही इसका विवरण जानते हैं। यहां तक कि मेरे पिता को भी नहीं पता।
लॉन्ग हाओचेन समझ गया। उसने सिर हिलाया, क्या ऐसा है? तो कोई आश्चर्य नहीं। यू ये ने देखा कि लॉन्ग हाओचेन ने उस पर थोड़ा विश्वास किया, इसलिए उसने भी थोड़ा आराम किया। क्या आपको अभी भी वह सहयोग याद है जिसका मैंने पिछली बार उल्लेख किया था? अब आप पहले से ही टेम्पल यूनियन के अध्यक्ष हैं, इसलिए मनुष्यों के बीच आपका अधिकार है। इस बार मैं अपना सहयोग जारी रखने आया हूं। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, फिर क्या आपको लगता है कि मैं दानव देवता सम्राट को हरा सकता हूं? यू ये ने अपना सिर हिलाया, नहीं। ताकत के मामले में मैं आपके बारे में बहुत आशावादी नहीं हूं। हालांकि हम इस बार दांव लगाने को तैयार हैं, क्योंकि यह एकमात्र मौका हो सकता है। एक बार जब आप दानव देवता सम्राट से हार जाते हैं तो मनुष्य कम से कम अगले कुछ हजार वर्षों तक वापस लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। और स्टार दानव भगवान वासगो की महान भविष्यवाणी तकनीक ने भविष्यवाणी की कि पिछली बार उनका मौका उनका एकमात्र अवसर था। चूंकि आप जीवित बचे हैं, आप दानव जाति के पतन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गए हैं। स्टार दानव भगवान की महान भविष्यवाणी तकनीक लगातार सटीक है, यही एक कारण है कि हम इस समय जुआ खेल रहे हैं। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, मुझे आपकी ईमानदारी दिखाने की जरूरत है। यू ये ने सिर हिलाया, बेशक। दानव देवता सम्राट ने पहले ही मृत्यु के दानव देवता सैमिगिना, नर्क दानव देवता मारबास और भालू दानव देवता वेलेफो को 30 से अधिक दानव देवताओं का नेतृत्व करने और 2 में विभाजित करने का आदेश दे दिया है, जिससे उनकी लाखों लोगों की सेना को दक्षिण पूर्वी पर हमला करने के लिए प्रेरित किया जा सके। किला और असंख्य जानवर, पर्वत दर्रा, उन्हें किलों की सुरक्षा को तोड़ना होगा और युद्ध को मानव क्षेत्र में गहराई तक ले जाना होगा। मुख्य रूप से मनुष्यों के अपहरण और सामानों की तोड़फोड़ पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसी समय दानव देवता सम्राट ने अहबाव को यहां आने के लिए अपने कबीले के अधीन 20 शैतान ड्रैगन के साथ मोहरा के रूप में सेवा करने का आदेश दिया है। दानव देवता सम्राट स्वयं चंद्रमा दानव कबीले और स्टार दानव कबीले के अधिकांश कुलीनों के साथ साथ 20 दानव देवताओं और पूरे शैतान ड्रैगन कबीले का नेतृत्व करेंगे। वे वर्तमान में अपना रास्ता बना रहे हैं। एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार 9वें चरण के ऊपर 200 से अधिक बिजली घर हैं। 8वें चरण से ऊपर 1000 होना चाहिए। कितना समय बीत चुका है और अहबाव की आपसे नफरत के अनुसार उसे अधिकतम आधे दिन में येल प्रांत पार कर लेना चाहिए था। दानव देव सेना और उसकी मुख्य सेना उससे लगभग 8 घंटे पीछे रहेगी। यू ये ने जो कहा था उससे आशा की उज्ज्वल किरण भयभीत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। एक लॉन्ग हाओचेन की भविष्यवाणियों के कारण था, दानव देवता सम्राट ने वास्तव में अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया। दूसरा था उस भयानक शक्ति के कारण जिसे दानव देवता सम्राट अपने साथ लाया था। कम से कम पिछले 1000 वर्षों में 20 से अधिक दानव देवता कभी नहीं हुए थे जो मनुष्यों के खिलाफ एक ही लड़ाई में लड़े थे। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि शैतान ड्रैगन कबीले, चंद्रमा दानव कबीले और स्टार दानव कबीले के पावर हाउस भी थे। वहां 200 से अधिक 9वें चरण के बिजली घर थे। वह कितनी भयानक शक्ति थी। अब उनकी संख्या मूलतः 10 से 1 हो गई थी। राक्षस वास्तव में शक्तिशाली और समृद्ध थे। जिस बात ने उन्हें और भी आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि कैसे यू ये ने उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के, विशेष रूप से दुश्मनों के आगमन के समय के बारे में सटीक जानकारी प्रदान की थी। यह उनके अगले कदम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। युद्ध के मैदान में जानकारी का एक टुकड़ा कई बार जीत तय कर सकता है। यू ये ने जानकारी के बदले में कोई शर्त भी नहीं बताई थी। उसने बस ऐसे ही इसका उल्लेख किया। यदि उसने जो कुछ भी कहा वह सच है तो वे शक्तिशाली होने के बावजूद दानव देवता सम्राट से निपटने का एक रास्ता ढूंढने में सक्षम होंगे। हालांकि यू ये और बाकी सभी को आश्चर्यचकित करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने शांति से कहा, आपने अभी भी अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन नहीं किया है। यू ये पहले तो आश्चर्यचकित हुई, फिर चिढ़कर जवाब दिया, क्या ये पर्याप्त नहीं है? क्या ये पर्याप्त नहीं है? आप और क्या चाहते हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं? मैं ये गारंटी देने के लिए अपने जीवन का उपयोग कर सकता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो बेझिझक मुझ पर मुहर लगा दें, जब तक कि आप जानकारी की पुष्टि नहीं कर लेते। यदि सूचना झूठी है तो मैं तुम्हें मेरे साथ जो चाहो वह करने दूंगा। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी जानकारी पर विश्वास नहीं करता, सिवाय इसके कि यह सिर्फ जानकारी है। आपने अभी भी अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन नहीं किया है। आप एक संगठन का हिस्सा हैं। आप अकेले नहीं हैं। मेरा यह भी मानना है कि विकास के इतने वर्षों के बाद आपका संगठन कमजोर नहीं होना चाहिए और संपूर्ण दानव जाति पर एक निश्चित मात्रा में प्रभाव रखना चाहिए। अन्यथा तुम्हें मुझे ढूंढने आने का आत्मविश्वास नहीं होता। क्या मैं सही हूं?
मैं चाहता हूं कि आप मुझे ईमानदारी दिखाएं, जो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके संगठन की ईमानदारी है। परिणामस्वरूप मैं जानना चाहता हूं कि आपके संगठन का सच्चा नेता कौन है। यदि आप मुझे बताने को तैयार हैं तो मैं आप पर विश्वास करूंगा और हमारा सहयोग स्थापित हो जाएगा। मानव सेना को राक्षसों के क्षेत्र में ले जाने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने सेना को 6 भागों में विभाजित कर दिया और उत्तर में 6 राक्षस प्रांतों पर भारी प्रहार किया। हालांकि वह बहुत अधिक हत्याओं में शामिल नहीं था। उसने ऐसा यूए के संगठन के प्रदर्शन के रूप में किया ताकि वह संगठन द्वारा उससे संपर्क करने का इंतजार कर सके। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यूए जो राक्षसों के बीच काफी समय से गायब हो गया था, व्यक्तिगत रूप से आएगा। लॉन्ग हाओचेन ने जो कहा उससे यूए अचानक फीकी पड़ गई, क्योंकि उसे अचानक महसूस हुआ कि वह लॉन्ग हाओचेन से और भी दूर चली गई थी, जैसे कि उनका रिश्ता पूरी तरह से उनके हितों पर आधारित हो गया था। उसकी और उसकी दृष्टि पहले की तरह ही शांत रही। उसके हृदय में उदासी की एक झलक फैल गई। हाँ, उसे और मुझे कभी मिलना जुलना नहीं चाहिए था। क्या हमारा रिश्ता पूरी तरह से हमारे हितों पर आधारित नहीं है? यूं ये समझ गई कि पिछली बार लॉन्ग हाओचेन की मौत उसकी गलती नहीं थी, लेकिन इस मामले ने लॉन्ग हाओचेन और उसके दस्ते को बहुत नाराज कर दिया था। वो सही थी। लॉन्ग हाओचेन ने वास्तव में उसे दोष नहीं दिया। वो ये भी जानता था कि यह उसकी जानकारी नहीं थी जो गलत थी। हालांकि उसकी जानकारी ने आखिरकार आशा की पूरी उज्ज्वल किरण को खतरे में डाल दिया था। वहाँ लॉन्ग हाओचेन के मन में उसके प्रति इतना द्वेष क्यों था, इसका असली कारण ये था कि कयर को उसे पुनर्जीवित करने के लिए टॉवर ऑफ इटर्निटी में दर्द से गुजरना पड़ा था। जब भी उसे नींद नहीं आती थी और वह सोचता था कि टावर ऑफ इटर्निटी में कयर को क्या झेलना पड़ा था, तो उसका दिल इस हद तक दुखने लगता था कि उसका दम घुट रहा था। यूए के लिए भी उसके गुस्से का शिकार होना सामान्य बात थी। वह पहले से ही अत्यंत तर्कसंगत था। बड़ी तस्वीर के लिए मंदिर संघ द्वारा राक्षसों को हराने के लिए उन्होंने यूए को दोषी नहीं ठहराया। जैसे ही यूए विचार में खड़ा था, लॉन्ग हाओचेन को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। उनमें बहुत धैर्य था। यूए की व्यक्तिगत यात्रा ने वास्तव में पहले से ही काफी ईमानदारी दिखाई थी, लेकिन उनके संगठन का सबसे बड़ा रहस्य निस्संदेह उनके नेता की पहचान थी। यूए ने एक बार खुलासा किया था कि वे एक दानव देवता थे, लेकिन दानव देवता एक दूसरे से काफी भिन्न थे। नीचे की ओर रैंक किए गए दानव देवता एक परिपक्व शैतान ड्रैगन जितने शक्तिशाली भी नहीं होंगे। दानव देवता का पद जितना ऊंचा था, दानव जाति के बीच उनका प्रभाव उतना ही अधिक था, जिसने यूए के संगठन को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। लॉन्ग हाओचेन अनिश्चित था कि हाओ यू उसे यह जानकारी बताएगा या नहीं। यदि यूए ने अंत में ऐसा नहीं करने का निर्णय लिया, तो वह वास्तव में उसके संगठन के साथ अपना सहयोग जारी रखेगा, लेकिन यदि उसने ऐसा किया तो उनके सहयोग का संबंध स्पष्ट रूप से घनिष्ठ होगा। अध्याय 805 ये और अहाबाव एक के बाद एक आ रहे हैं। यूए ने एक बार फिर सिर उठाने से पहले पूरे 1.25 घंटे तक अनुरोध पर विचार किया। उसने लॉन्ग हाओचेन की ओर देखा और अचानक कहा, मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं केवल आपको बता सकती हूँ। और आपको वादा करना होगा कि केवल आप ही जानेंगे। आपको अपने सबसे अच्छे दोस्तों, यहां तक कि अपनी पत्नी सहित किसी और को बताने की अनुमति नहीं है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने कयर की ओर एक चुनौतीपूर्ण नजर डाली। कयर ने शांति से उसकी ओर देखा। उसे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी। ठीक है, मैं सहमत हूं। लॉन्ग हाओचेन ने बिना ज्यादा सोचे सिर हिलाया। यूए के संगठन के नेता की पहचान उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। यह उनकी अगली व्यवस्थाओं से संबंधित होगा। यूए ने धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन की ओर अपना रास्ता बनाया। इस बार यांग वेंझाओ ने उसे नहीं रोका। वह लॉन्ग हाओचेन से 3 मीटर की दूरी पर पहुंची और वह वास्तव में आगे बढ़ती रही। लॉन्ग हाओचेन अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। आपको इस दूरी से ध्वनि संचरण द्वारा मुझे बताने में सक्षम होना चाहिए। यूए ने अपना सिर हिलाया। मामला बहुत महत्वपूर्ण है। आपके साथी बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए मुझे उनके छिपकर बातें करने से डर लगता है। जैसे ही उसने ये कहा, वह पहले ही लॉन्ग हाओचेन के पास आ चुकी थी। वह उसके कान की ओर बढ़ी। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को अजीब लगा, मामला महत्वपूर्ण था, इसलिए वह अब अन्य कारकों से परेशान नहीं हो सकता था। उसकी सांसों से ऑर्किड जैसी गंध आ रही थी, जबकि उसके शरीर से हल्की सुगंध आ रही थी। शायद अपनी पूरी रफ्तार से यात्रा करने के कारण उसकी सुगंध पहले से भी अधिक तीव्र हो गई थी। लॉन्ग हाओचेन ने थोड़ा पीछे झटका दिया, लेकिन यूए ने तुरंत पकड़ लिया। वह अपने हाथों से उसकी बांह पकड़ती और उसे नीचे खींचती। उसने धीरे से उसके कान में कुछ कहा। क्या ये वास्तव में वह है?
यू ये ने जो कुछ उससे कहा था उससे लॉन्ग हाओ चेन पूरी तरह से चकित रह गया। ये वह क्षण भी था जब यू ये ने तेजी से पीछे हटने से पहले धीरे से उसके कान की लौ को चूमा। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन कयिर के लिए ये चूकना कैसे संभव था क्योंकि वह हमेशा उन दोनों पर ध्यान देती रही थी। वह तुरंत गुस्से में आ गई, तुम। यू ये 10 मीटर दूर तक पीछे हट गया और कयिर से कहा, मैं क्या? उसका जीवन पहले से ही आपका है, इसलिए ऐसा है अगर मैं उसे चूम लूं तो क्या होगा? मैं उसे पसंद करती हूं। कयिर का चेहरा तुरंत डूब गया। उसकी तेज चकाचौंध ने यू ये का दिल कड़ा कर दिया और सहज रूप से कुछ और कदम पीछे खींच लिए। वह स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि कयिर किस शक्तिशाली हत्या के इरादे को अंजाम दे रहा था। लॉन्ग हाओ चेन अब सदमे से उबर गया। उसके कान की झिल्ली सुन्न हो गई। वह उस अनुभूति का वर्णन करने में असमर्थ था। हालांकि वह अजीब महसूस करने के मूड में नहीं था क्योंकि यू ये ने जो जवाब उसे बताया था वह बहुत चौंकाने वाला था। उसने बहुत स्वाभाविक रूप से कयिर की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और यू ये से कहा, अब आप जा सकते हैं। अब से हम पूरे सहयोग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले आपके संगठन की ओर से जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, न केवल आपकी ओर से जानकारी, बल्कि मैरियट बीस्ट्स माउंटेन पास और नॉर्थ ईस्टर्न किले पर राक्षस सेना के हमले के बारे में सटीक जानकारी का निरंतर प्रवाह भी। तब से मेरा वादा कायम रहेगा। यदि हम राक्षसों को हरा देंगे तो हम आपके संगठन को समुद्र के किनारे का क्षेत्र निवास के रूप में अवश्य देंगे, साथ ही 500 वर्ष की स्वायत्ता भी देंगे। इतने समय के साथ यह आपके लिए मनुष्यों में पूरी तरह से आत्मसात होने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यू ये मुस्कुराए, अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे क्यों विश्वास करना चाहिए कि आप अपना वादा निभाएंगे? कयिर अब खुद की मदद नहीं कर सकी। वह चिल्लाए, हाओ चेन का शब्द सोने की 1000 छड़ों से भी अधिक मूल्यवान है। क्या उसने कभी इसे तोड़ा है? यू ये ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने केवल लॉन्ग हाओ चेन को देखा। लॉन्ग हाओ चेन ने सख्ती से पूछा, आप क्या चाहते हैं? यू ये मुस्कुराई, ये बहुत आसान है। उसने अपने गाल की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे चूमो और मैं तुम पर विश्वास करूंगी। आप। काइया में रोष बढ़ गया और वह गुस्से में फूटने ही वाली थी, लेकिन लॉन्ग हाओ चेन ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। आमतौर पर कयिर बहुत शांत था। हालांकि यू ये का उकसावा आज उसकी निचली रेखा को पार कर रह गया था। हालांकि वह पूरी तरह से लॉन्ग हाओ चेन में विश्वास करती थी, यू ये भी उसकी तरह ही सुंदर थी और लॉन्ग हाओ चेन को उसके अत्यधिक चिढ़ाने ने उसे विशेष रूप से क्रोधित कर दिया था। लॉन्ग हाओ चेन ने कयिर को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। उन्होंने गंभीरता से कहा, आप जा सकते हैं। ये हमारे सहयोग का अंत है। यू ये आश्चर्यचकित थी, आप वास्तव में उसके लिए टेम्पल यूनियन का भविष्य छोड़ देंगे? आप एक योग्य नेता नहीं हैं। लॉन्ग हाओ चेन ने उदासीनता से कहा, कयिर के लिए मैं अपनी मान्यताओं को त्यागने को भी तैयार हूं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्या आपका संगठन दानव देवता सम्राट का विरोध करने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है? अगर हम साथ काम करते हैं तो हम दोनों को फायदा होता है, लेकिन अगर हम वादा नहीं करते तो आपका भी कोई वादा नहीं है। यदि आप विनाश का मार्ग चुनते हैं तो मेरे पास आपको रोकने का कोई कारण नहीं है। कयिर का कठोर शरीर अंततः नर्म हो गया। उसने उसे थोड़ा नीचे किया और लॉन्ग हाओ चेन की ओर थोड़ा क्षमाप्रार्थी दृष्टि से देखा। वह रूठी हुई पत्नी लग रही थी। वह अब पहले की तरह क्रोधित नहीं थी। यू ये की आंखों के नीचे निराशा की एक झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट वही रही। ठीक है, मैं समझ गया, आप दूसरों के साथ अपने संबंधों को हर चीज से अधिक महत्व देते हैं। क्या मैं सिर्फ मजाक नहीं कर रहा हूं? मैं बस आपकी ईमानदारी पर विश्वास करूंगा। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। इसके बाद हमारे लोग आपके संपर्क में रहेंगे। अहबाव से सावधान रहें, उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। और मैंने सुना है कि दानव देवता सम्राट ने उसे कुछ शक्तिशाली उपकरण भी दिए थे। इसके साथ ही वह पलटी और दूर चली गई। वह पहाड़ों में समाशोधन के बगल में एक रिज के नीचे गायब हो गई। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा कि जब यू ये ने उन्हें छोड़ा तो उसकी आंखों में आंसू पहले से ही जमा हो चुके थे। कयिर ने लॉन्ग हाओ चेन के कान में फुसफुसाया, माफ करें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लॉन्ग हाओ चेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। री ने कसकर कहा, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और सब कुछ खत्म हो गया, केवल एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को बढ़ावा दिया। शू योगजियाओ ने लॉन्ग हाओ चेन की ओर अपनी आंखें घुमाई। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, लिटिल लॉन्ग, दुनिया में कई प्रलोभन हैं और आप एक ऊंचे स्थान पर भी हैं। बेहतर होगा कि आप अपने हृदय की रक्षा करें। कयिर, तुम्हें उस पर अच्छी तरह नजर रखनी होगी।
कैयर ने शर्माते हुए कहा, मुझे उस पर विश्वास है। लॉन्ग हाओचेन ने अपना गला साफ किया, यूए द्वारा दी गई जानकारी बहुत सामयिक है। हमें अपनी योजनाओं को पुनर्व्यवस्थित करना होगा। चूंकि अहबाओ एक अग्रणी दल का नेतृत्व कर रहा है, आइए उस पर सीधा आक्रमण करें। दानव देवता सम्राट ने स्पष्ट रूप से उसे हमारा पता लगाने के लिए अग्ररक्षक के रूप में भेजा है। हम इस लड़ाई को टाल नहीं पाएंगे। हमें हान यू और अन्य लोगों को पीछे हटने के लिए पर्याप्त समय देना होगा। जियो हुओ ने कहा, दानव देवता सम्राट इस बार बड़ी शत्रुता के साथ आए हैं। वह दानव जाति के सभी सबसे मजबूत अभिजात वर्ग को लेकर आया है। ये 9वें चरण की 200 से अधिक शक्तियां हैं। हमारी मौजूदा ताकत के साथ हमारे लिए उनसे बचना बहुत मुश्किल है। क्या हमें अपने साथियों को ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर वापस भेज देना चाहिए? लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया, हम नहीं कर सकते। मैरियट बीस्ट्स माउंटेन पास और पूर्वोत्तर किले पर राक्षस सेना के हमलों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम पहले खुद को अव्यवस्था में नहीं डाल सकते। आइए पहले बाओ के अगुआ से निपटें और फिर हमें दानव देवता सम्राट से थोड़ा संघर्ष करना होगा। केवल मेरे और दानव देवता सम्राट के बीच वास्तविक अंतर को महसूस करके ही हम भविष्य की योजनाओं को अधिक आत्मविश्वास के साथ तय कर सकते हैं। वह विस्तार में नहीं गया, लेकिन जियो हुओ बता सकता था कि लॉन्ग हाओचेन ने पहले ही अपना मन बना लिया था, इसलिए जियो हुओ ने और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने केवल सिर हिलाया और कहा, हम केवल एक बार में ही कदम बढ़ा सकते हैं और अभी देख सकते हैं। बाओ। लॉन्ग हाओचेन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने अहबाओ के साथ कुल 2 बार लड़ाई की थी। उसे दूसरी बार विशेष रूप से अच्छी तरह याद था। ये तब था जब कैयर मृत्यु के देवता द्वारा चुने गए व्यक्ति के रूप में जागृति के दौर से गुजर रही थी। अहबाओ के हमले के कारण कैयर लगभग घायल हो गया था और वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। यदि ये श्याओली नहीं होती तो कौन जानता था कि अंत में क्या होता। इस बार साफ तौर पर पिछली बार से अलग होगा। एक काली आकृति धुंधली होकर हवा में उड़ी। बहुत तेजी से यात्रा करने के कारण उसके शरीर से 1000 मीटर पीछे हवा में अभी भी धुंधलापन बना रहेगा। जैसे ही उसकी छाती जली, अहबाओ ने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी कर लीं। 5 वर्ष पूरे हो चुके थे। उसने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। वह दानव देवता सम्राट की चेतावनी को पहले ही भूल चुका था। एकमात्र चीज जो वह अभी करना चाहता था वह लॉन्ग हाओचेन के साथ संघर्ष था। वह ये साबित करना चाहता था कि वह लॉन्ग हाओचेन से अधिक मजबूत और उत्कृष्ट है। लॉन्ग हाओचेन के हाथों अपनी पिछली हार की शर्म ही उसके दिल में एकमात्र बात नहीं थी। उन्होंने यूए के साथ अपनी सगाई तोड़ने के लिए लॉन्ग हाओचेन को भी दोषी ठहराया। दूसरे शब्दों में, लॉन्ग हाओचेन मूल रूप से बाओ के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी था। अगर उसने लॉन्ग हाओचेन को नहीं हराया होता तो वह इस मामले से कभी उबर नहीं पाता। एक काली आकृति अचानक आगे से अहबाओ के समूह की ओर उड़ी। राजकुमार। जब वे मिले तो काली आकृति अचानक रुक गई और बाओ के समूह में शामिल होकर पीछे की ओर चली गई। उन्होंने ग्रुप को बिल्कुल भी धीमा नहीं होने दिया। क्या कोई खबर है? बाओ ने ठंडे स्वर में पूछा। वह काली आकृति काले कपड़ों में एक बड़ा आदमी था। उसकी मोटी भौहों के नीचे बैंगनी रंग की काली पुतलियों की एक जोड़ी थी। वह वैसा ही लग रहा था अपने 40वें वर्ष में था। उसकी त्वचा का रंग काला था क्योंकि उसका चेहरा शातिर लग रहा था। मून डेमन कबीले की तुलना में डेविल ड्रैगन बहुत अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन दिखने में वे मून डेमन जितने सुंदर नहीं थे। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार स्काईनेट प्रांत के स्काईनेट शहर पर सिर्फ 6 घंटे पहले हमला किया गया था। राजधानी भारी मात्रा में नष्ट हो गई है और उनके अनाज के साइलो जमीन पर जल गए हैं। कई संसाधनों को साफ कर दिया गया है। मैं उनका पीछा करता रहा और मानव सेना के लगभग 10,000 लोग उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। वे बहुत तेजी से यात्रा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें हमारे आगमन की आशा थी और उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया था। अहबाओ की आंखों में बुरी रोशनी चमक उठी। उसने अपना हाथ लहराया और सख्ती से आदेश दिया, रास्ता दिखाओ। उनका अनुसरण करें। मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। जैसे ही ठंडी रोशनी उसकी आंखों में चमकी, अहबाओ ने अपनी पहली कसकर भींच ली। लक्ष्य की पहचान के साथ उसे ऐसा लगा जैसे लॉन्ग हाओचेन अब केवल कुछ इंच दूर है। 5 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वे एक दूसरे का सामना करने जा रहे थे। अहबाओ को अपने उत्साह में कुछ घबराहट महसूस हुई, लेकिन खुद पर उसका विश्वास बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। जीत के लिए आत्मविश्वास महत्वपूर्ण था। यदि युद्ध से पहले उसके मन में डर पैदा हो गया था तो वह उसका आधा हिस्सा पहले ही खो चुका था। आसमान में अब थोड़ा अंधेरा हो चुका था।
सूर्यास्त ने आकाश में हल्का लाल रंग छोड़ दिया क्योंकि डूबते सूरज की बची हुई चमक गर्म और कोमल लग रही थी। यह अहाबाओ के दिमाग में चल रहे बुरे विचारों से बिल्कुल विपरीत था। लांग हाओ चेन, ये नाम बाओ के दिमाग में लगातार गूंजता रहा। उनके नेतृत्व में 20 डेविल ड्रैगन तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने पीछा करते हुए उत्तर की ओर यात्रा की। अध्याय 806 ये और अहबाओ का एक के बाद एक आगमन। दो सभी 20 डेविल ड्रैगन 30 या 40 के आसपास के लग रहे थे। उनके हाव भाव ठंडे थे और उनका अधिकांश रूप दुष्ट था। हालांकि उन सभी में शक्ति की भावना झलक रही थी। वे सभी शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड के सदस्य थे, साथ ही डेविल ड्रैगन के केंद्रीय बल भी थे। इस बार दानव देवता सम्राट ने लॉन्ग हाओचेन से निपटने के लिए पूरे शैतान ड्रैगन कबीले को संगठित किया था। शायद अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण डेविल ड्रैगन कबीले के बीच प्रजनन में कठिनाइयां थीं। उनके कुल में केवल 100 से कुछ अधिक लोग थे। एक बार जब बूढ़े और जवान को हटा दिया गया तो केवल लगभग 80 वयस्क डेविल ड्रैगन बचे थे। हालांकि उनका जीवन काल बहुत लंबा था, वे 1000 साल तक जीवित रहने में सक्षम थे। परिणामस्वरूप वे बहुत लंबे समय तक अपने चरम पर भी बने रहे। उनके पास बहुत सारे सदस्य नहीं थे, लेकिन हर एक वयस्क डेविल ड्रैगन 9वें चरण का पावरहाउस था। वे सभी मानव रूप धारण कर सकते थे। डेविल ड्रैगन के रूप में उनकी प्राकृतिक शारीरिक शक्ति के साथ उनकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा भी 1 लाख से अधिक थी। युद्ध के मैदान में दानव देवता सम्राट का शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड अजेयता का प्रतीक था। अचानक अहबाओ को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। ये बहुत अजीब एहसास था। वह सहज रूप से धीमा हो गया और ब्लैक ड्रैगन गार्ड भी धीमा हो गया। महामहिम ब्लैक ड्रैगन गार्ड के नेता हुआन शुओ ने कुछ आश्चर्य से कहा। दानव देवता सम्राट अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। हालांकि जैसे जैसे अहबाओ बड़ा होता गया, वह और अधिक शांतचित्त होता गया। इस बार ऑपरेशन में लॉन्ग हाओचेन शामिल था, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि अहबाओ अंततः क्या करेगा। परिणामस्वरूप दानव देवता सम्राट ने विशेष रूप से हुआंग शुओ को अहबाओ के साथ भेजा। ये केवल हुआंग शुओ के पॉवरफुल के कारण नहीं था। मैं खेती करता था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उसकी शांतचित्तता के कारण था। उनकी सहायता से उन्हें किसी भी स्थिति में अनुकूलन करने में सक्षम होना चाहिए था। बाओ ने सख्ती से कहा, मेरे दिल की धड़कन अप्राकृतिक है। हुआंग शुओ आश्चर्यचकित था। बाओ को डेविल ड्रैगन की शाही वंशावली विरासत में मिली थी। चूंकि उसके दिल की धड़कन को कुछ हो गया था, यह एक चेतावनी होगी। रुकना। हुआंग शुओ ने अपना हाथ उठाया और बाओ के साथ धीमा हो गया। उनके पीछे शैतान ड्रैगन भी धीमे हो गए और रुक गए। अहबाओ ने अपनी आंखें टेढ़ी कर ली और अपनी मानसिक शक्ति को जितना संभव हो सके बढ़ाया, अपनी इंद्रियों को सीमा तक धकेल दिया। जैसे जैसे उनकी मानसिक शक्ति का विस्तार हुआ, उन्होंने परिवेश का अध्ययन किया। वह लॉन्ग हाओचेन से लड़ने की जल्दी में था, लेकिन आखिरकार वह अभी भी दानव देवता सम्राट का भावी उत्तराधिकारी था। उनके पास प्राकृतिक नेतृत्व और बुद्धिमत्ता थी। उसके दिल की धड़कन की चेतावनी ने भी उसे उसके मन की दुनिया से जगा दिया था। हुआंग शुओ अहबाओ के पीछे पहुंचे और अपना दाहिना हाथ उसकी पीठ पर दबाया। तुरंत 2 शक्तिशाली मानसिक तरंगें आपस में मिल गईं और दूर तक फैल गईं। हालांकि वे अभी भी कुछ भी समझने में असफल रहे। क्या मेरी इंद्रियों में कुछ गड़बड़ी है? अहबाओ ने कुछ संदेह से हुआंग शुओ को देखा। हुआंग शुओ ने सख्ती से कहा, अगर हम सावधान रहें तो यह अभी भी बेहतर है। सभी लोग सतर्क रहें। इसी क्षण ब्लैक ड्रैगन गार्ड के पीछे प्रकाश की एक काली रेखा चुपचाप दिखाई दी। ये कहीं से उभरा था। यह एक फ्लैश के साथ गायब हो गया, सीधे आखिरी शैतान ड्रैगन के सिर के पीछे छुरा घोंपकर। यदि यह 9वें चरण का नियमित पावरहाउस होता तो संभवतः वे बिना आवाज किए ही मर जाते। हालांकि आखिरकार शैतान ड्रैगन राक्षसों में सबसे बड़ा कबीला था। जैसे ही उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार किया गया, डेविल ड्रैगन चिल्लाने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अंधेरे की शक्तियां पूरी तरह से भड़क उठीं। काली रोशनी एक फ्लैश के साथ गायब हो गई, हवा में फिर से गायब हो गई, जैसे वह पहले कभी दिखाई ही नहीं दी थी। स्थिति में अचानक आए बदलाव से माहौल बेहद घबराहट भरा हो गया। सभी ब्लैक ड्रैगन गार्डों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से अहबाओ और डेविल ड्रैगन के चारों ओर एक घेरा बना लिया, जिस पर केंद्र की ओर पीट करके हमला किया गया था। उसी समय अंधकार की घनी आभा चारों ओर उमड़ पड़ी, जिससे तुरंत कई 100 मीटर का क्षेत्र अंधकार में बदल गया। यहाँ तक कि अंतरिक्ष का हल्का सा स्पंदन भी उनके अंधेरे की आभा को महसूस होने से बच नहीं पाएगा।
हुआंग शुओ ने पहले ही उस डेविल ड्रैगन को पकड़ लिया था जिस पर हमला किया गया था। हालांकि डेविल ड्रैगन ने उस पर हमला होते ही पलटवार किया था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी का हमला बहुत शक्तिशाली था। उसके सिर के पीछे गर्दन के ऊपर चाकू मारा गया था। डेविल ड्रैगन का सिर उनके शरीर का सबसे कठोर हिस्सा था। केवल उनकी गर्दन के पीछे की हड्डी थोड़ी पतली थी। दुश्मन को इस बारे में स्पष्ट रूप से पता था, यही कारण है कि उन्होंने वहां हमला करने का विकल्प चुना था। हुआंग शुओ यह महसूस करने में कामयाब रहे कि हल्के से स्पर्श से ही वार पूरी तरह से शैतान ड्रैगन के सिर में घुस गया था। घाव के किनारे चिपचिपा हत्या का इरादा बना हुआ था। खून भी नहीं निकला। कुल के व्यक्ति का काम पूरा हो गया है। हुआंग शुओ की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। उसके अधीन केवल कुछ दर्जन शाही रक्षक थे। उनमें से हर एक प्रत्यक्ष वंशज और सच्चा पावरहाउस था। उसने बिना ने क्यों उनमें से एक को खो दिया था। ये तभी अजीब होगा जब वह अच्छे मूड में होगा। मनुष्यों के पास इतना शक्तिशाली हत्यारा कब आया? अहाबाओ की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी, लेकिन उसने ऐसा किया क्रोधित न हो। उन्होंने फिर भी एक ठंडी उपस्थिति दी। इससे पहले उन्होंने और हुआंग शुओ ने अपनी पूरी क्षमता से अपने आसपास की जांच कर ली थी, लेकिन दुश्मन अभी भी बिना पता चले पास में ही छिपा हुआ था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि यह हत्यारा कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था। यदि वह समय पर नहीं रुका होता और ब्लैक ड्रैगन गार्ड से घिरा नहीं होता, तो पहले किया गया हमला उसके बजाय उस पर आ सकता था। क्या वह इससे बच सकता था? बाओ वास्तव में उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ था। उसकी छाती से बैंगनी रंग का गहरा प्रकाश उठने लगा और उसके बाद वहां से मोटी पपड़ियों की एक परत फैलने लगी, जिसने पलक झपकते ही उसके शरीर को ढक दिया। अन्य शाही रक्षकों ने भी ऐसा ही किया। हालांकि बाओ का तराजू दूसरों की तुलना में अधिक मोटा लग रहा था। उसके सिर से लंबे सींगों का एक जोड़ा बाहर निकला और उसकी आभा काफी मजबूत हो गई। हत्यारे को कम से कम 9वें चरण की 5वीं रैंक पर होना चाहिए ताकि वह इतनी करीब से घातक हमला कर सके और बिना खोजे पीछे हट सके। हालांकि कब से मनुष्यों के पास 9वें चरण की 5वीं रैंक पर एक हत्यारा है? हुआंग शुओ ने सख्ती से पूछा। उसके क्रोध के कारण उसके हाथ सदैव कांपते रहते थे। एक कुलवासी की मृत्यु हो गई थी। वह शैतान ड्रैगन की सेनाओं का 100वां हिस्सा था। उस नुकसान के बाद दानव देव सम्राट उसके बारे में क्या सोचेगा? बाओ ने कहा, अब यह विश्लेषण करने का समय नहीं है कि इंसानों के पास किस तरह की शक्तियां हैं। शत्रु पहले ही प्रकट हो चुका है। सभी लोग सावधान रहें। अब उसकी घबराहट सचमुच कुछ कम हो गई थी। इतने सारे शाही रक्षकों के सतर्क होने के कारण दानव देवता सम्राट भी बिना पहचाने उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। और अपने प्राकृतिक ड्रैगन कवच को जारी करने के बाद उसकी सुरक्षा में भारी वृद्धि हुई थी। प्राकृतिक ड्रैगन कवच मनुष्यों के महाकाव्य स्तरीय कवच का प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। ये डेविल ड्रैगन्स की सबसे शक्तिशाली रक्षा थी। हुआंग शुओ ने अपने कुल के सदस्य की लाश को पहले एक भंडारण उपकरण में रखा, फिर सख्ती से कहा, हत्यारा पहले ही जा चुका है। वे एक ही हमले के बाद पीछे हट गए हैं। यह एक त्वरित हत्या थी। कितना प्रभावशाली हत्यारा है। महाराज, हम संकट में पड़ सकते हैं। मैं हमें यहाँ पुनर्गठित होने और महामहिम की सेना के आने की प्रतीक्षा करने की सलाह दूंगा। अन्यथा हमें यात्रा के दौरान पूरे समय सतर्क रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक बार जब दुश्मनों को मौका मिलेगा तो वे निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल हमला करने के लिए करेंगे। बाओ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम अग्रणी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लॉन्ग हाओचेन को नहीं रोकते हैं, लेकिन अगर हम उनकी गतिविधियों को पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते हैं, तो क्या हमें एक मोहरा के रूप में रखने का कोई मतलब है? सभी लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। चलो ऐसे ही चलते रहें। हुआंग शुओ समझ गए कि अभी उनके लिए अहाबाओ को मना पाना संभव नहीं है। हालांकि एक कबीले का व्यक्ति पहले ही मर चुका था और यदि हत्यारा फिर से प्रकट होता और एक या दो अन्य कबीले के लोगों को मार देता तो दानव देवता सम्राट निश्चित रूप से क्रोधित हो जाते। हुआंग शुओ की झिझक को देखकर अहाबाओ ने भौहें चढ़ाईं। कमांडर हुआंग, क्या आप डरते हैं? हुआंग शुओ की आंखों में गुस्सा झलक आया। बिल्कुल नहीं। हालांकि प्रत्येक कुलवासी महामहिम और आपके भविष्य महामहिम के लिए सबसे मूल्यवान खजाना है। मैं उन्हें कोई जोखिम लेते नहीं देखना चाहता। अहबाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैं समझता हूं। बेहद खतरनाक रूप में छाया में छिपा हत्यारा। हालांकि अगर हम इस वजह से डरेंगे तो हम केवल उनकी धुन पर नाचेंगे। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो लॉन्ग हाओचेन ने हमारे पीछा में देरी करने के लिए हत्यारे को यहां छोड़ दिया ताकि उसके अधीनस्थ भाग सकें। उनके हमले पहले ही स्काईनेट प्रांत तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वह इसके लिए लड़ रहा है पिछले कुछ दिनों से। उसकी सेना पहले ही थक चुकी होगी। हम इस अवसर को जाने नहीं दे सकते।
और हत्यारे ने पहले ही हमारे कबीले के एक व्यक्ति को मार डाला है। केवल अपनी प्रगति जारी रखकर ही हम उसे लुभा सकते हैं और अपने कुल के व्यक्ति का बदला ले सकते हैं। हुआंग शुओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरी सलाह वही है। बाओ ने जोर देकर कहा, आपकी जिम्मेदारी मेरी सहायता करना है, इसे मत भूलना। मैं अग्रिम पंक्ति का सेनापति हूँ। चलो ऐसे ही चलते रहें, अपना प्राकृतिक ड्रैगन कवच बनाए रखें। जैसे ही उसने ये कहा, वह तुरंत घेरे से बाहर निकल गया और आगे की ओर उड़ता रहा। हालांकि हुआंग शुओ अहबाव से असहमत थे, लेकिन वह शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड का नेतृत्व केवल तभी कर सकते थे जब उन्होंने देखा कि अहबाव कैसे आगे बढ़ते रहे। अचानक अहबाव पहले ही प्रस्थान करने के बावजूद अचानक रुक गया। उसने सामने देखा। हुआंग शुओ ने उसे रुकते देखा और सोचा कि उसे फिर से हत्यारे का आभास हो गया है। वह जल्दी से अपनी तरफ आया और एकदम काली रोशनी भी छोड़ी, जिससे अहबाव और उसके आसपास का वातावरण एक ब्लैक होल जैसा हो गया। ये हुआंग शुओ का डोमेन था। अहबाव पर हमला नहीं किया गया था, लेकिन उसकी नज़र एक निश्चित दिशा में टिकी हुई थी। हुआंग शुओ ने उसकी निगाहों का पीछा किया और उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। कुछ ही दूरी पर एक सफेद धब्बा चुपचाप हवा में मंडराता रहा। पहली नज़र में ये केवल एक सफेद धब्बा लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर यह एक इंसान था। वह एक इंसान था जो कुर्सी पर बैठा था। इससे पहले कि हुआंग शुओ कुछ कह पाता, अहबाव ने पहले ही एक गहरा झटका लगा दिया था। अगले ही पल उसकी पीठ से बैंगनी रंग की काली रोशनी निकली और वह एक ही पल में कई हजार मीटर पार कर गया। जो आकृति हवा में मंडरा रही थी वह और भी करीब आती जा रही थी। उन्होंने आरामदायक कपड़ों का एक सेट पहना था, क्योंकि उनकी सुंदर उपस्थिति चंद्रमा दानव भगवान अगारिस को भी टक्कर दे रही थी। उसके हाथ उसके विशाल सिंहासन की भुजाओं पर टिके हुए थे। उसके बाएं हाथ के नीचे एक अजगर का सिर था, जबकि उसके दाहिने हाथ के नीचे 12 पंखों वाला एक देवदूत था। सफेद रोशनी ने उसे और विशाल सिंहासन को पूरी तरह से ढक लिया, जैसे वे प्रकाश की एक गेंद हो। अध्याय 807 यू ये और अहबाव का एक के बाद एक आगमन 3। मैं बहुत लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए अहबाव को अपनी ओर आते देखा। वह ऊंची आवाज में नहीं बोलता था, लेकिन हर एक शाही रक्षक ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। अहबाव लॉन्ग हाओचेन से 200 मीटर दूर रुक गया। उसकी पहले की शांति पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी भींच ली कि वे चटकने लगीं। उसकी मांसपेशियां और कंकाल का ढांचा ऐसा लग रहा था जैसे वे फैलने वाले थे। हमें आखिरी बार मिले हुए 5 साल हो गए हैं। क्या आप ठीक हैं, महामहिम? लॉन्ग हाओचेन अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन पर बैठे। उसने उठने का कोई इरादा नहीं दिखाया। कुआं, मैं बहुत अच्छा हूं, आप सभी का धन्यवाद। बाओ की आवाज गंभीर और ठंडी थी। बैंगनी काली रोशनी लगातार उसकी पीठ के पीछे इकट्ठी हो रही थी और पंखे के आकार में उभर रही थी। यह उनका शक्तिशाली लड़ाई का इरादा था। लॉन्ग हाओचेन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूं कि आप उस समय अपना नुकसान स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। आज मैं तुम्हें तुम्हारी हार का यकीन दिला दूंगा। बाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि पिता आपके साथ इतना महत्व क्यों रखते हैं। हालांकि मुझे विश्वास है कि अगर मैं तुम्हारी लाश लेकर लौटूंगा तो वह बहुत खुश होंगे। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, दानव देवता सम्राट ने मुझे पहले ही एक बार मार डाला था। यदि आप में वास्तव में क्षमता है तो कृपया ऐसा प्रयास करें। बाओ की आंखों में बैंगनी रोशनी चमक उठी। जब वह हमला करने ही वाला था, हुआंग शुओ उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। हटो, अहबाव दहाड़ कर बोला। हुआंग शुओ ने सख्ती से कहा, महाराज, वह निश्चित रूप से यहाँ अकेला नहीं है। इसके झांसे में न आए। हम अभी भी नहीं पता कि छिपा हुआ हत्यारा कहाँ है। हमें इसे सावधानी से संभालना होगा। महामहिम ने उल्लेख किया है कि यदि हमारा सामना लॉन्ग हाओचेन से होता है तो हमें पूरी शक्ति से युद्ध में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस उसे व्यस्त रखना है और हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। हटो, अहबाव की ठंडी आवाज एक बार फिर गूंजी। इस बार उसने एक भयानक दबाव छोड़ा, जबकि उसकी पीठ पर बैंगनी रंग की काली रोशनी एक विशाल बैंगनी रंग के काले ड्रैगन के सिर में बदल गई। हुआंग शुओ की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और वह सहज रूप से एक तरफ हट गया। अहबाव ने तुरंत लॉन्ग हाओचेन पर हमला नहीं किया। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसे उन्होंने अपने जीवन में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना था और सख्ती से कहा, लॉन्ग हाओचेन, 5 साल हो गए हैं। हम आज एक बार फिर मिले हैं। मैं जानता हूं कि आपकी आशा की उज्ज्वल किरण निकट ही होगी। हालांकि यह आपके और मेरे बीच की लड़ाई है। क्या आप इतने साहसी हैं कि मेरी चुनौती स्वीकार कर सकें?
लॉन्ग हाओचेन अंततः अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने बाओ की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। ये हमारी लड़ाई है। एक के विरुद्ध एक, एक के विरुद्ध एक, बाओ दहाड़कर बोला और उसका शरीर तुरंत सूज गया। पलक झपकते ही वह 3 मीटर से अधिक लंबा हो गया। जैसे जैसे उसके शरीर का आकार बढ़ता गया, उसके शरीर का प्राकृतिक ड्रैगन कवच भी तेजी से बढ़ता गया। उसके जोड़ों से बैंगनी रंग की काली कीलें फैल गईं, क्योंकि उसके सिर पर 2 सींगों ने गोलाकार लकीरें बना लीं। अहाबाओ के नीचे प्रकाश का एक बैंगनी लाल छल्ला दिखाई दिया। उनकी आभा तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई, क्योंकि शक्तिशाली दबाव ने ब्लैक डायमंड गार्ड को सहज रूप से कई दर्जन मीटर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वे डेविल ड्रैगन के शाही कबीले के सदस्य के रूप में अहाबाओ की आभा से सबसे अधिक डरते थे। यही वह क्षण था जब विभिन्न स्थानों पर एक के बाद एक आकृतियां प्रकट हुईं। वे सभी यहां से 1000 मीटर की दूरी पर थे, कुल मिलाकर 9 लोग। उन्होंने उस जगह को घेरे में घेर लिया। हुआंग शुओ ने कैयर को देखा, जिसने एक ही नजर में मृत्यु के देवता की हंसियां चला दी थी। क्या ये वह थी? क्या हत्यारा उससे पहले था? शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड के कमांडर के रूप में हुआंग शुओ न केवल दानव देवता सम्राट का सबसे भरोसेमंद वंशज था, बल्कि वह शाही गार्डों के भीतर सबसे मजबूत पावरहाउस भी था। उनकी इंद्रियां भी उतनी ही शक्तिशाली थीं। आसपास के वातावरण पर एक नजर डालने से उसे तुरंत पता चल गया कि आशा की उज्ज्वल किरण में से सबसे मजबूत कौन है। कैयर की खेती स्पष्ट रूप से उसकी तुलना में कमजोर नहीं थी। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह 9वें चरण की 5वीं रैंक तक पहुंच गई थी, जबकि वह एक हत्यारी भी थी। 2 बनाम 1, ऐसा करो, हुआंग शुओ ने हमला करने का आदेश देते हुए चिल्लाया। आशा की चमकीली किरण का आकार बड़ा हो गया था, लेकिन इसके बजाय हुआंग शुओ को आराम मिला। राक्षसों के ऊपरी वर्ग को पहले से ही लॉन्ग हाओचेन और टेम्पल्स ग्रेट गैदरिंग में उनके ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के प्रदर्शन के बारे में पता था। यही कारण है कि आशा की उज्ज्वल किरण को उनका सबसे शक्तिशाली दुश्मन माना गया था, इसलिए हुआंग शुओ को स्पष्ट रूप से उनके बारे में पता था। अब जब आशा की उज्ज्वल किरण प्रकट हो गई थी और लॉन्ग हाओचेन ने व्यक्त किया था कि वह अकेले ही राजकुमार से लड़ सकता है, तो वह स्पष्ट रूप से आशा की उज्ज्वल किरण से निपटने के इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। हालांकि किसी मामले में उसने खुद लड़ाई नहीं की, पास में ही अहाबाओ को देखते हुए 18 शाही रक्षक काली रोशनी की 18 धारियों में बदल गए और 9 अलग अलग दिशाओं में चले गए। वे बिजली की तरह चले। जैसे जैसे वे उड़ते गए, उनका आकार भी बढ़ता गया और अब उन सभी के हाथों में हथियार थे। यह अल्थाइल अंधेरे तत्व के महाकाव्य स्तरीय उपकरण ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के 9 सदस्यों ने मूल रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के घूमने और भागने का फैसला किया, तुरंत लॉन्ग हाओचेन से दूर चले गए। हुआंग शुओ का दिल अचानक धड़क गया। क्या इससे उनकी ताकत कम हो रही थी ताकि उन्हें आसानी से हराया जा सके? हालांकि ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास में केवल कुछ दिव्य शूरवीर थे जो लॉन्ग हाओचेन के दस्ते के अलावा उनके लिए खतरा पैदा कर सकते थे, और ऐसा केवल तभी हुआ था जब उन्हें एक बारीक के खिलाफ जोड़ा गया था। हालांकि क्या वे यहां आएंगे? नहीं, वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे। नाइट टेम्पल निश्चित रूप से किले की निगरानी के लिए अपने दिव्य शूरवीरों को रखेगा। हुआंग शुओ की शांतचित्तता ने उन्हें आदेश बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सभी शाही रक्षकों को आदेश दिया कि वे अपने विरोधियों का एक निश्चित सीमा तक ही पीछा करें, 50 किलोमीटर से अधिक दूर न हो। एक बार जब उन्हें किसी शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ा, तो उन्हें तुरंत सुदृढ़ीकरण के लिए संकेत देना था। जैसे ही उसने यह व्यवस्था की, हुआंग शुओ को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उन्होंने मूल रूप से तेजी से घूमते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने का आरोप लगाया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक स्याही काला ब्लेड उसके पीछे फिसल गया, जैसे वह हवा को काट सकता है। काली रोशनी का एक टुकड़ा चुपचाप हवा में दिखाई दिया, जो उसके काले रंग के किनारे पर पूरी तरह से उतर रहा था। डिंग! इसके साथ ही हुआंग शुओ को ऐसा लगा जैसे वह बिजली की चपेट में आ गया हो। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने केवल यह महसूस किया कि उसके हथियार के माध्यम से एक बर्फीली ठंडी आभा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। भले ही उसका ब्लेड एक खजाना था और अधिकांश आभा को छान लेता था, फिर भी ठंडक उसके शरीर तक पहुंचती थी, तुरंत फूटने से पहले। हत्या का इरादा। क्या यह हत्यारा मेरे शरीर में हत्या का इरादा डाल सकता है? जब हुआंग शुओ डर से पीला पड़ गया, तो उसने अपना डोमेन भी जारी कर दिया। शाही ब्लैक ड्रैगन रक्षकों के सबसे बड़े पावरहाउस के रूप में अपने डोमेन पर उनका नियंत्रण उत्कृष्ट था। उसने अपने डोमेन का विस्तार नहीं होने दिया, बल्कि अपने चारों ओर एक काली बाधा खड़ी कर दी।
काला अवरोध काले क्रिस्टल से बने अंडे के छिलके जैसा था जो हुआंग शुओ की रक्षा कर रहा था। हालांकि काली रोशनी के कण ने हमला शुरू करने के बाद वह एक बार फिर चुपचाप हवा में गायब हो गया। हुआंग शुओ का माथा पसीने से लथपथ हो गया। ये कैयर नहीं था। तब हत्यारा निश्चित रूप से कैयर नहीं था जिसने अपने कुल के लोगों को दूर ले जाया था, लेकिन यह निश्चित रूप से वह था जिसने अपने कुल के व्यक्ति को तुरंत मार डाला था। उसकी हत्या बहुत भयानक थी। यदि हुआंग शुओ ने तुरंत शुद्ध प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर हमला नहीं किया होता तो गुप्त हमला सफल हो गया होता। लेकिन ऐसा होने पर भी हत्या का ठंडा इरादा उसके शरीर में कहर बरपाता रहा, न केवल उसके ब्लेड से बल्कि उसके सिर के पीछे से भी। अपने क्षेत्र का विस्तार करने के बाद ही उसे अपने सिर के पीछे से ठंडी अनुभूति महसूस हुई। जाहिर है अगर वह थोड़ा धीमा होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। जिस बात ने उसे सबसे अधिक भयभीत किया वह थी हत्यारे की रहस्यमयता। वे एक भी हमले के बाद कभी भी स्थिर नहीं रहते, लगातार हमले किए बिना और इसके बजाय पतली हवा में गायब हो जाते। वह हत्यारे की स्थिति को बिल्कुल भी भांपने में असमर्थ था। वह ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कैसे बढ़त पर नहीं हो सकता। उस पल में वह अपने 18 कुलों की परवाह नहीं कर सका। उसने अपने आसपास होने वाली हर चीज को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया और लगातार इधर उधर घूमता रहा। उसे डर था कि कहीं हत्यारा एक और हमला न कर दे। चाहे कुछ भी हो, दिन के अंत में उनका जीवन सबसे महत्वपूर्ण था। लोंग हाओचेन और अहबाओ की लड़ाई हुआंग शुओ से बहुत पहले सामने आई थी। हमला किया गया था। अहबाओ के हाथ में एक विशाल बैंगनी तलवार दिखाई दी। उसकी तलवार बेहद खास लग रही थी क्योंकि वह जिस रोशनी से चमकती थी वह धीरे धीरे बदल जाती थी, एक ऐसा प्रकार जिसे लोंग हाओचेन ने कभी नहीं देखा था। यह बैंगनी रंग था जो धीरे धीरे बदलता गया। यह उतना स्पष्ट नहीं होता यदि बैंगनी रंग की ढाल उतनी ही अधिक हल्की होती। हालांकि ये बिल्कुल विपरीत था। तलवार का रंग अंत तक गहरा हो गया जिससे वह अलग दिखने लगी। साथ ही इसने इसे आश्चर्यजनक बना दिया। अगले ही पल में गायब होने से पहले बैंगनी तलवार ने प्रकाश में सुंदरता की एक लकीर पैदा की। बाओ पहले ही लोंग हाओचेन के पीछे दिखाई दे चुका था। तभी हवा में झनकार की एक श्रृंखला गूंज उठी। कैसी गति! लोंग हाओचेन आश्चर्यचकित था। ये की चेतावनी से उसने पहले ही मान लिया था कि अहबाओ बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अहबाओ ताकत में इस स्तर तक पहुंच जाएगा। जिस क्षण बाओ एक फ्लैश के साथ आगे बढ़ा, लोंग हाओचेन की छाती से हरी रोशनी पहले ही निकल चुकी थी। हरी रोशनी ने सीधे लोंग हाओचेन की सूर्य और चंद्रमा की दिव्य घोंघा ढाल को उसके शरीर के सामने खींच लिया। यही कारण था कि वह बाओ के हमले को रोक सका। अन्यथा लोंग हाओचेन को हमले से थोड़ा नुकसान होता, भले ही वह आश्चर्यचकित होकर उसे रोक सकता था। अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की आभा तुरंत भड़क उठी, जिससे अहबाओ को रुकने पर मजबूर होना पड़ा जब वह एक और हमला शुरू करने वाला था। बाद में उन्होंने देखा कि प्रकाश की 13 गेंदें तुरंत लोंग हाओचेन के साथ विलीन हो गईं। अनंत काल के कवच पहने लोंग हाओचेन के हाथ में अनंत काल की तलवार दिखाई दी थी। प्रकाश की 3 गेंदें धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमती रहीं। ड्रैगन का सिर और 12 पंखों वाला देवदूत दोनों चमक उठे, मानो वे अहबाओ को देख रहे हों। क्या यह अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन है? बाओ ने ठंडे स्वर में पूछा। लोंग हाओचेन ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपने कुछ साल पहले की तुलना में वास्तव में काफी सुधार किया है। यदि मैंने सही ढंग से जांच की है तो आपकी साधना पहले ही 9वें चरण की 4थी श्रेणी तक पहुंच चुकी है और आपका शरीर भी 9वें चरण की 4थी रैंक पर है। केवल आप शैतान ड्रैगन ही ऐसा कुछ हासिल कर सकते हैं। अध्याय 808। बाओ का सुप्रा दिव्य उपकरण। वर्तमान में लोंग हाओचेन को 9वें चरण की आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा की 4थी रैंक भयानक नहीं लगी। उन्हें 9वें चरण की बाह्य आध्यात्मिक ऊर्जा का 4था क्रम भयानक लगा। पहले अहबाओ की भयानक गति उसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा से नहीं बल्कि उसकी शारीरिक क्षमताओं से आती थी। क्या आप डरते हैं? बाओ ने ठंडे स्वर में कहा। लोंग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इसे आजमाते क्यों नहीं और आपको पता चल जाएगा। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, उनका शरीर अचानक मायावी हो गया। अहबाओ ने सहज रूप से अपना शरीर बदल लिया। उसके पैरों के नीचे रोशनी के बैंगनी लाल छल्ले अचानक चमक उठे, जिससे उसका प्राकृतिक ड्रैगन कवच उसी रंग में बदल गया। उसने अपनी बैंगनी तलवारें बढ़ाईं और उनमें से 2 वास्तव में उसकी तरफ दिखाई दी। वे बिल्कुल उसके जैसे ही लग रहे थे। क्लोन। वे झांग फैन फैन के दूसरे जीवन के आध्यात्मिक स्टोव के समान प्रतीत होते थे। 3 अहबाओ एक ही समय में चमके, लेकिन उन्होंने लोंग हाओचेन पर अलग अलग दिशाओं से हमले शुरू किए। उन्होंने एक साथ काम किया और एक त्रिकोण बनाया,
जो सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ रहा था। 3 बैंगनी रंग की तलवारों को एक ही समय में उनके सिर के ऊपर उठाया गया था, लेकिन केवल केंद्रीय तलवार का रंग ढाल वाला था। स्पष्ट रूप से अहाबाओ ने अपने शरीर को लॉन्ग हाओचेन से छिपाने की योजना नहीं बनाई थी। डिंग! अनंतकाल की तलवार उठाकर इसने 3 विशाल बैंगनी तलवारों को अवरुद्ध कर दिया और केवल एक ध्वनि उत्पन्न की। जीवन की सघन आभावा अचानक लॉन्ग हाओचेन के शरीर से बाहर आया। बाद में उसकी अनंतकाल की तलवार हरी हो गई और हरी रोशनी के साथ फूट पड़ी जो 3 अहबाओं की ओर बह गई। उस पल में अहबाओं को ऐसा लगा जैसे वह एक विशाल हरे झरने में समा गया हो। इस अजेय भावना ने उसे तुरंत झकझोर दिया। जैसे लॉन्ग हाओचेन ने उसे कमतर आंका था, वैसे ही उसने भी लॉन्ग हाओचेन को कमतर आंका था। प्रकृति का खिलना। लॉन्ग हाओचेन के चारों ओर घूमने वाली प्रकाश की 3 गेंदों में से प्रकाश की हरी गेंद पहले ही अनंतकाल की तलवार में विलीन हो चुकी थी। गहरी हरी रोशनी धीरे धीरे लुप्त होने से पहले पूरे 5 सेकंड तक हवा में रही। बाओ लॉन्ग हाओचेन से 300 मीटर दूर दिखाई दिया। वह काफी परेशानी में लग रहा था। उसके 2 क्लोन पहले ही गायब हो चुके थे, जबकि उसका प्राकृतिक ड्रैगन कवच घावों से भर गया था। कम से कम 20 लोग जले हुए थे। आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। बाओ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे लिए ये कहना जल्दबाजी होगी। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह के हमलों से मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसके पैरों के नीचे बैंगनी लाल रोशनी के छल्ले एक बार फिर चमक उठे। जब उसका प्राकृतिक ड्रैगन कवच बैंगनी लाल हो गया तो उसके कवच पर निशान पूरी तरह से गायब हो गए। क्या अजीब डोमेन है, लॉन्ग हाओचेन मुस्कुराया। वह बिल्कुल भी जल्दी में नहीं लग रहे थे। उन्होंने हमला शुरू करने की पहल नहीं की। इस बार बैंगनी लाल रोशनी फीकी नहीं पड़ी। अहबाओ की आंखें धीरे धीरे उसी रंग में बदल गईं, जबकि उसके ड्रैगन पंख धीरे धीरे उसकी पीठ पर खुल गए। उसके पीछे का आकाश वास्तव में वही बैंगनी लाल रंग का हो गया। बाद में बैंगनी लाल रंग से एक बड़ा दबाव फैल गया जो लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ रहा था। दरअसल इस दबाव से वह 1000 मीटर दूर धकेल दिया गया था। अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन ने स्वचालित रूप से 1 इंच मोटी सफेद रोशनी की एक परत जारी की, जो लॉन्ग हाओचेन को दबाव से बचाती थी। पास ही हुआंग शुओ से 100 मीटर पीछे एक काली काली आकृति चमकी। वास्तव में दबाव के कारण उसे वहां से बाहर कर दिया गया था। हालांकि वह तुरंत दूर भाग गई और खुद को फिर से छुपा लिया, लेकिन ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि दबाव कितना भयानक था। एक अति दिव्य उपकरण, लॉन्ग हाओचेन ने चिल्लाकर कहा। अहबाओ ने वास्तव में उससे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। अहबाओ की आंखों में बैंगनी लाल रोशनी आग की लपटों की तरह जल रही थी। उसके ठीक पीछे एकदम काली जगह में एक बैंगनी लाल खंभा जल रहा था। प्रकाश का मोटा स्तंभ वास्तव में 500 मीटर चौड़ा था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उज्ज्वल आकाश तुरंत अंधकार में हो गया। जैसे ही प्रकाश का खंभा ऊपर उठा, सूर्य विस्मृत हो गया। प्रकाश का वह विशाल स्तंभ जो पुनर्तः बैंगनी लाल था, अनगिनत विचित्र प्रतीकों से अंकित था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विशाल अजगर जो बिल्कुल उसी रंग का था, खंभे पर पड़ा था। भयानक दबाव के कारण हवा भी ढह गई और आकाश विकृत हो गया। विशाल स्तंभ की उपस्थिति से झटका बहुत जबरदस्त था। वह दानव देव सम्राट का दानव देव स्तंभ है। लॉन्ग हाओचेन आश्चर्यचकित था। क्या अहबाओ को दानव देव सम्राट का पद पहले से ही विरासत में मिला था? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। दानव देवता सम्राट का दानव देवता स्तंभ पूरी तरह से गहरे सुनहरे रंग का था और यह इस बैंगनी लाल स्तंभ से बहुत बड़ा था। हालांकि बैंगनी रंग का लाल स्तंभ स्पष्ट रूप से दानव देवता सम्राट के स्तंभ के समान ही आभा दे रहा था। तुम्हें कभी इसकी उम्मीद नहीं थी, लॉन्ग हाओचेन? अहबाओ ने दूर से बैंगनी रंग के लाल खंभे की तरह अपने प्रतिद्वंद्वी को उदासीनता से देखा, उसे अभूतपूर्व आत्मविश्वास दिया। मैं 7वीं पीढ़ी के भावी दानव देवता सम्राट का उत्तराधिकारी हूँ। पिता ने मुझे अपने डेविल ड्रैगन पिलर से शक्ति का एक हिस्सा दिया। हालांकि मैं जो उपयोग करता हूँ वह केवल डेविल ड्रैगन पिलर की एक दर्पण छवि है। मैं इसकी शक्ति का 1/3 उधार ले सकता हूँ। यह आपसे निपटने के लिए काफी है। उसने अपने दाहिने हाथ में विशाल तलवार पकड़ रखी थी और उसने अपने बाएं हाथ की एक उंगली फैला रखी थी। तुरंत शैतान ड्रैगन स्तंभ से बैंगनी रंग की लाल रोशनी आकाश से उतरी और तुरंत अहाबाओ पर उतरी। डेविल ड्रैगन स्तंभ पर विशाल बैंगनी रंग का लाल ड्रैगन जीवंत प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वह अहाबाओ की ओर बढ़ा, वह गुर्राने लगा और गुर्राने लगा। घने बैंगनी लाल रंग के कारण आसपास की हवा बिखर गई और विस्फोट हो गया।
बाओ ने तुरंत अपने प्राकृतिक ड्रैगन कवच के शीर्ष पर बैंगनी लाल कवच का एक सेट प्राप्त किया। बैंगनी लाल कवच का पूरा सेट ड्रैगन से संबंधित प्रतीत होता था। हेलमेट एक ड्रैगन था जिसका मुंह खुला था, जबकि पूरा कवच मोटे तराजू से ढका हुआ था। कंधों पर 2 विशाल अजगर के पंजे थे। चारों ओर बैंगनी रंग की लाल रोशनी प्रवाहित हो रही थी, जिससे कवच जीवित लग रहा था। यहां तक कि उसकी बैंगनी रंग की विशाल तलवार भी बैंगनी लाल तराजू की परत से ढक गई। लॉन्ग हाओचेन ने रूपांतरित होने पर बाओ पर हमला नहीं किया। वह केवल चुपचाप देखता रहा। ये डेविल ड्रैगन पिले की शक्तियों का केवल 1/3 था। यदि इसके स्थान पर दानव देव सम्राट होता तो शक्ति और भी अधिक भयानक होती। बाओ ने वर्तमान में जिन क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, वे लॉन्ग हाओचेन के लिए व्यक्तिगत रूप से डेविल ड्रैगन पिले की ताकत का अनुभव करने के लिए एकदम सही थी। बैंगनी लाल रोशनी में घिरे होने के बाद बाओ की उपस्थिति बदल गई। उसकी भयानक आभा सीधे आसमान छूने लगी, क्योंकि उसके आसपास बैंगनी लाल चिंगारियां टिमटिमा रही थीं। ये बिजली का घना जाल बन गया। अंधेरे और बिजली का सम्मिलन शैतान ड्रैगन के शाही कबीले की असली शक्तियां थी। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने देखा, उसने अपनी अनंत काल की तलवार बाओ पर तान दी। तुरंत डेविल ड्रैगन पिलर से अंधेरे को चीरते हुए सफेद रोशनी की एक लकीर बाओ पर गिरी। फैसले की रोशनी। बाओ ने लॉन्ग हाओचेन को उदासीनता से देखा, लेकिन उसने हमले को रोकने की कोशिश नहीं की। एक बड़े उफान के साथ सफेद रोशनी उड़ती हुई भेजी गई, लेकिन उसने लॉन्ग हाओचेन में अपनी चौंकाने वाली स्वर्ग की बैंगनी ड्रैगन तलवार उठाई जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। उस क्षण लॉन्ग हाओचेन के शरीर से दूधिया सफेद रोशनी चमकी। यह अनंत काल का क्षेत्र था। बाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि सफेद रोशनी ने लॉन्ग हाओचेन के पीछे की दुनिया को लगभग रोशन कर दिया था। सफेद रोशनी ने बड़े पैमाने पर बैंगनी लाल रंग से अंधेरे को दूर कर दिया, जो कि डेविल ड्रैगन पिले की भयानक आभा से मेल खाता था। यह अगले ही क्षण था जब लॉन्ग हाओचेन और बाओ मूल रूप से एक ही समय में आगे बढ़े। दोनों आकृतियां बिजली की गति से अपने डोमेन की सीमा पर टकरा गईं। बूम! जिस क्षण अनंतकाल की तलवार चौंका देने वाले स्वर्ग की बैंगनी ड्रैग न तलवार से टकराई थी, ऐसा लग रहा था कि दुनिया बिखर रही है। पूरी दुनिया तुरंत काले और सफेद रंग में रंग गई। हुआंग शुओ तुरंत दूरी पर पीछे हट गया। हालांकि शक्तिशाली हत्यारा किसी भी समय उसके पास आ सकता था, फिर भी वह इसकी परवाह नहीं कर सकता था। डेविल ड्रैगन पिले की शक्ति का उपयोग करने के बाद बाओ की ताकत पूरी तरह से उससे अधिक हो गई थी। लॉन्ग हाओचेन द्वारा अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से निकली शक्ति के साथ मिलकर विस्फोट बहुत भयानक था। न ही लॉन्ग हाओचेन ने उस भयानक शक्ति ने बाओ को धराशायी कर दिया। ऐसा लग रहा था कि बैंगनी रंग की विशाल तलवार सफेद विशाल तलवार से चिपक गई है, जबकि लॉन्ग हाओचेन और बाओ इतनी करीब दूरी पर एक साथ बंद थे। अंधकार और प्रकाश की शक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध समान रूप से संघर्ष कर रही थीं। डोमेन ऑफ इटर्निटी भी बाओ के डेविल गॉड डोमेन के खिलाफ पूर्ण संघर्ष में लगा हुआ है। ये पूरी तरह से सत्ता का टकराव था। अपने उपकरणों, बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा के पूर्ण सम्मिलन के तहत उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के दबाव पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। बाओ की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से लॉन्ग हाओचेन से आगे निकल गई, लेकिन उस क्षण में वह विकृत अभिव्यक्ति वाला व्यक्ति था। लॉन्ग हाओचेन ने अनंत काल की तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह बिना हिले डुले वहीं मंडराने लगा। उसने बाओ को जितना संभव हो उतना जोर से धक्का देने की अनुमति दी, लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने पीछे नहीं हटे। उसने केवल चमकती आंखों से बाओ को देखा, जिससे उनके डोमेन आपस में टकराने लगे। हुआंग शुओ ने लॉन्ग हाओचेन और बाओ की लड़ाई देखते हुए खुद को उस हत्यारे से बचाया जो किसी भी समय सामने आ सकता था। वह बता सकता था कि हालांकि बाओ ने शैतान ड्रैगन पिलर की शक्ति का एक हिस्सा इस्तेमाल किया था, लेकिन उसकी कुल साधना अभी भी लॉन्ग हाओचेन से एक कदम नीचे थी। हालांकि किसी कारण से लॉन्ग हाओचेन अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे थे। तीव्र झड़प ने हुआंग शुओ को सबसे महत्वपूर्ण मामले के बारे में भूल जाने पर मजबूर कर दिया, जो कि उसके अन्य शाही रक्षकों की स्थिति थी। हालांकि उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सका। डोमेन ऑफ इटर्निटी और डेविल गॉड डोमेन के टकराव के बाद कई दर्जन किलोमीटर के दायरे में सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। यहां तक कि अगर वह अपने कुल के लोगों से संपर्क करना चाहता है तो भी वह संघर्ष करेगा। इस तथ्य को तो छोड़ ही दे कि एक अत्यंत शक्तिशाली हत्यारा वर्तमान में उसके आसपास छिपा हुआ है। जैसे ही लॉन्ग हाओचे और बाओ ने अपनी लड़ाई शुरू की, शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड, जो आशा की चमकती चमक को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था, भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया था।
उनमें से यांग वेंझाओ और डुआन यी का पीछा करने वाले शाही रक्षकों के लिए यह सबसे आसान था। यांग वेंझाओ ने एक स्टारलाइट यूनिकॉर्न की सवारी की जो अपने पंख फैलाकर दूर तक भाग गया। इसने जितनी तेजी से यात्रा की जा सकती थी यात्रा की। हालांकि स्टारलाइट यूनिकॉर्न अभी भी डेविल ड्रैगन की तुलना में काफी धीमा था। उनकी दूरियां और भी करीब बढ़ती गईं। अध्याय 809 अहबाव का सुप्रा दिव्य उपकरण। द्वितीय शैतान ड्रैगन राक्षसों में से सबसे बड़ा कबीला था। हर एक सदस्य शक्तिशाली था और संपूर्ण दानव जाति पर दानव देवता सम्राट के नियंत्रण के साथ वे सभी घृणित लोग थे। कुछ देर तक पीछा करने के बाद दो शाही रक्षकों को पता चला कि यांग वेंझो की खेती उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक कमजोर थी, क्योंकि वह जिस स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर सवार थे वह अधिकतम 8वें चरण पर था। घुड़सवारों की ताकत आमतौर पर शूरवीर के साथ बढ़ जाती है जब तक कि उन्होंने पहले स्थान पर निम्न स्तर का पर्वत नहीं चुना हो। हालांकि स्टारलाइट यूनिकॉर्न के लिए 9वें चरण तक पहुंचना बहुत ही असंभव था। शक्तिशाली स्टारलाइट यूनिकॉर्न वयस्क होने के बाद 8वें चरण के शिखर पर पहुंच जाएंगे, जबकि यांग वेंझाओ का माउंट केवल 8वें चरण तक ही पहुंचा है, चाहे कुछ भी हो। इसका मतलब यह था कि यांग वेंझाओ की साधना के लिए 9वें चरण तक पहुंचना लगभग असंभव था। न केवल शाही ब्लैक ड्रैगन सभी 9वें चरण के बिजलीगरों की रक्षा कर रहे थे, बल्कि उनकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा भी 1 लाख से अधिक हो गई थी। जैसे जैसे दोनों शाही रक्षक करीब आते गए उन्हें और अधिक अनुभव होने लगा तिरस्कार। क्या इतना कमजोर इंसान इतना योग्य था कि वे मिलकर कार्रवाई कर सकें? यांग वेंझाओ ने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। जैसे ही उसने देखा कि वे उसके और करीब आ रहे हैं, हमले की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं, तो वह घबरा गया। उन्होंने तारों की रोशनी वाले एक सिंगे से शीघ्रता से नीचे उतरने का आग्रह किया। ठीक नीचे एक जंगल हुआ। क्या आप जंगल का उपयोग करके भागना चाहते हैं? दोनों शाही रक्षक क्रूर उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। शाही रक्षकों में से एक ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एकदम काली रोशनी का एक गोला सबसे पहले जंगल में गिरा। जंगल से लगभग 100 मीटर दूर प्रकाश का गोला फूटा और नीचे काली धुंध छा गई। तुरंत बड़ी संख्या में पेड़ सूखने और नष्ट होने लगे। यह एक काली गंदगी में बदल गया जो गायब हो गया। मानो भयभीत होकर तारों वाले गेंडा की उड़ान अस्थिर हो गई और अचानक नीचे गिर गई। दोनों शाही रक्षक आश्वस्त थे कि यही हुआ था। वे भी एक साथ तेजी से आगे बढ़े ताकि वे तुरंत इस इंसान को मार सकें और वापस रिपोर्ट कर सकें। गिरते हुए तारों के प्रकाश वाले गेंडे ने अचानक अपने दोनों पंख फड़फड़ाए जब वह जमीन से केवल 50 मीटर की दूरी पर था। उसी समय यांग वेंझाओ सुनहरी रोशनी से चमक उठे और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को स्टारलाइट यूनिकॉर्न में प्रवाहित कर दिया ताकि उनकी गति को स्थिर करने और उनका संतुलन वापस पाने में मदद मिल सके। हालांकि इससे उनकी गति काफी प्रभावित हुई। दोनों शाही रक्षक तुरंत उनके पास आए। उन्होंने अपने हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी नहीं की। बाएं शाही रक्षकों ने अपना दाहिना हाथ लहराया और यांग वेंझाओ की ओर पहुंचे। तुरंत एक विशाल काले ड्रैगन का पंजा हवा में दिखाई दिया, लगभग 10 मीटर चौड़ा, जो सीधे यांग वेंझाओ और उसके स्टारलाइट यूनिकॉर्न की ओर बढ़ रहा था। यांग वेंझाओ अचानक पलट गए। उसके हाथ में नारंगी रोशनी से चमकती एक भारी तलवार दिखाई दी। सुनहरी रोशनी धुंध की तरह उत्सर्जित हो रही थी, जिससे वह स्टारलाइट यूनिकॉर्न की पीठ पर एक विशाल सूरज की तरह चमक रहा था। पवित्र सूर्य की चमक। यह एक कानूनी तकनीक थी जो रक्षा और योजना के दिव्य शूरवीर यांग हाओहान से उत्पन्न हुई थी। पवित्र सूर्य की चमक अत्यंत उज्ज्वल थी, जिससे दोनों शाही रक्षकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे जीवित झुलस रहे थे और उन्हें अस्थायी रूप से अंधा भी कर दिया। दो शाही रक्षकों ने मूल रूप से एक ही समय में यांग वेंझाओ पर हमला किया था। हालांकि यांग वेंझाओ के नेतृत्व में स्टारलाइट यूनिकॉर्न ने अचानक अपने पंख पीछे खींच लिए और एक बार फिर से गिरना शुरू कर दिया, जिससे दोनों हमले चूक गए। उसी समय नीचे के जंगल से 6 अलग अलग दिशाओं से प्रकाश के 6 अलग अलग रंग के धब्बे चुपचाप निकले। प्रकाश की 6 धारियां तुरंत एक विशाल जादुई सरणी में विलीन हो गईं, जिसने 2 अंधे शाही रक्षकों को घेर लिया। शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड वास्तव में दानव देवता सम्राट के नियंत्रण में सबसे बड़ी ताकत थे। अपने हमलों से चूक जाने के बाद उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ ही गुस्से भरी दहाड़ भी निकाली। एक विशाल ड्रैगन की दहाड़ के साथ 2 विशाल काले ड्रैगन तुरंत उनकी रक्षा करते हुए उनके चारों ओर लिपट गए। इससे पहले कि उनकी दृष्टि ठीक हो जाए, वे अपनी सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक तकनीक का उपयोग करने की हद तक चले गए थे और उन्होंने इसे एक साथ इस्तेमाल किया था। परिणामस्वरूप ये कल्पना की जा सकती थी कि रक्षा कितनी शक्तिशाली थी। दुर्भाग्य से वे उस प्रतिद्वंद्वी के बारे में अस्पष्ट थे जिसका उन्हें सामना करना पड़ा।
6 अलग अलग दिशाओं से 6 आकृतियां तुरंत आ गईं। नीला रंग पानी का प्रतिनिधित्व करता है, लाल आग का प्रतिनिधित्व करता है, नीला हवा का प्रतिनिधित्व करता है, पीला पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, काला अंधेरे का प्रतिनिधित्व करता है और सोना प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। 6 तत्व एकत्र हुए। वे 6 शक्तिशाली योद्धा थे जिनकी आंखों में शक्तिशाली आत्माओं की आत्माएं जल रही थीं। प्राचीन काल से चली आ रही यह शक्तिशाली तकनीक अगले ही पल फूट पड़ी। 6 अलग अलग रोशनियां तुरंत एक साथ विलीन हो गईं और उनके द्वारा बनाए गए 6 रंगों वाले हेक्साग्राम के माध्यम से तुरंत चमकने लगी। 6 महान शक्तियां शतक्रम बनाने वाली रेखाओं की तरह ही गुजरी। इस सरणी का निर्माता पवित्र नेक्रोमांक्रा स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स था। इसे तत्वों का जहर कहा जाता था। जैसे ही सरणी सक्रिय हुई, 6 बिजली घर गायब हो गए, जबकि 6 लाइनें तुरंत एक साथ जुड़ गईं। जब अंतिम कोने का प्रमाण हुआ तो 6 तरफा तारे की रूपरेखा तुरंत प्रकाश के एक विशाल स्तंभ के रूप में हवा में उठी, जिसने 2 शाही रक्षकों को पूरी तरह से निगल लिया। शाही रक्षकों को प्रतिक्रिया देने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। सुरक्षात्मक काले ड्रैगन को तुरंत 6 रंगों से रंगा गया, उसके बाद उनके सख्त लेकिन फिर भी कमजोर शरीर को रंगा गया। यांग वेंझाओ ने खुद को स्थिर करने के बाद 6 रंगों वाले 6 भुजाओं वाले तारे को शरीर में उभरते देखा और उनका दिल धड़कने लगा। कितनी भयानक शक्ति है! साथ ही उसने अपना दाहिना हाथ मजबूती से भींच लिया। सफलता! वह और डुआन ये दोनों हाल ही में 9वें चरण की बाधा को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। कई बड़े पैमाने की लड़ाइयों में लड़ने के लिए सेना को उधार लेते हुए वे महसूस कर सकते थे कि उनकी सफलता तत्काल होगी। जैसे ही उसने आकाश में तत्वों के जहर को देखा, यांग वेंझाओ को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझ लिया है। डुआन ये ने मूल रूप से यांग वेंझाओ के समान ही अनुभव किया था, सिवाय इसके कि उसके पास एक माउंट के रूप में स्टारलाइट यूनिकॉर्न नहीं था। यही कारण है कि वह अधिक नीचता से भाग गया। परिणामस्वरूप एकमात्र अंतर यह था कि उसे शाही रक्षकों के हमले को रोकने के लिए ढाल का उपयोग करना पड़ा। हमले से उसका खून बहने लगा, लेकिन इससे वह तेजी से गिर पड़ा। 6 जादूगर 2 शाही रक्षकों से मिले। पॉइजन फेदर ऑफ एलिमेंट्स का जादूगर संस्करण योद्धा संस्करण की तुलना में और भी अधिक भयानक था, क्योंकि यह ताकत में कमजोर होने के बावजूद इसे दूर से लॉन्च किया जा सकता था। इसके अलावा 9वें चरण पर टॉवर ऑफ इटर्निटी के पवित्र गार्ड शारीरिक क्रूरता और हथियार के मामले में शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। हालांकि युद्ध के अनुभव, टीम वर्क और मौलिक संयोजन के मामले में उनका दबदबा पूरी तरह से था। यहां तक कि अगर वे व्यक्तिगत रूप से एक शाही गार्ड के खिलाफ लड़ते थे तो शाही गार्ड के लिए उन्हें मारना काफी मुश्किल होता था। अब अकेले रहने दे जब उनमें से 6 सिर्फ 2 शाही गार्डों पर घात लगाकर हमला कर रहे थे। आना, मेरे पीछा करो। ओह, मैं बहुत डर गया हूं। उड़ते समय लिन शिन ने अपने पीछे के 2 शाही रक्षकों को चिढ़ाया। वह एक जादूगर था। हालांकि उसकी उड़ान की गति असाधारण थी, फिर भी वह डेविल ड्रैगन की तुलना में कमतर था जो स्वाभाविक रूप से उड़ना जानते थे। हालांकि 2 शाही रक्षक उसे पकड़ने में असमर्थ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चिलचिलाती नीली धूप और लिन शिन के सिर पर घनीभूत आग के गोले लगातार उड़ रहे थे। वे शक्तिशाली नहीं लगते थे, लेकिन वे बहुत दूर तक पहुंच सकते थे, कम से कम डेविल ड्रैगन की आक्रमण सीमा से भी आगे। उनके विस्फोट शक्तिशाली थे और असाधारण गर्मी भी पैदा कर रहे थे, जिससे दोनों शाही रक्षक उसके उकसावे से बिल्कुल नाराज हो गए, लेकिन अपनी दूरी कम करने में असमर्थ हो गए। शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड के भीतर ताकत की असमानता मौजूद थी। शायद लिन शिन बदकिस्मत था, लेकिन उसका पीछा करने वाले 2 शाही रक्षकों में से एक दूसरे नंबर पर था 9वें चरण की रैंक, जबकि दूसरा 9वें चरण की तीसरी रैंक पर एक डोमेन चलाने वाला पावरहाउस था। उकसावे की इन श्रृंखलाओं के बाद दोनों शाही रक्षक क्रोधित हो गए। मजबूत शाही रक्षक ने आकाश की ओर दहाड़ निकाली और कंपकंपी के साथ वह अपने प्राकृतिक रूप में परिवर्तित हो गया। 30 मीटर से अधिक लंबा एक विशाल काला ड्रैगन हवा में दिखाई दिया। उसकी आंखों में बैंगनी लाल रोशनी चमक उठी। उसका साथी तुरंत डेविल ड्रैगन पर चढ़ गया और अपने पंखों को फड़फड़ाकर डेविल ड्रैगन ने पूरी गति से लिन शिन पर धावा बोल दिया। जैसे ही उसने अपना आक्रमण शुरू किया, उसके शरीर से काली काली रोशनी फैल गई, जिससे 100 मीटर लंबे एक विशाल ड्रैगन का रूप बन गया। ये डेविल ड्रैगन का प्रतिष्ठित डोमेन डेविल ड्रैगन डोमेन था। 70% से अधिक डेविल ड्रैगन इस डोमेन को समझेंगे। डेविल ड्रैगन डोमेन द्वारा मार्ग प्रशस्त करने के साथ लिन शिन के बर्स्टिंग फायरबॉल्स को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। डोमेन पर विस्फोट के बाद वे आगे बढ़ने में असमर्थ थे। दुश्मन को करीब आते देख लिन शिन की मुस्कान और गहरी हो गई। ओह, मैं बहुत डर गया हूं। मैं बहुत डर गया हूं।
कुछ गड़बड़ है, इस भाई के पास ड्रग्स है। भाई बकवास से नहीं डरता। लिन शिन के पीछे दो आकृतियां चुपचाप दिखाई दी और उसी समय लिन शिन ने उसके मुंह में एक गोली फेंक दी। इसके बाद दो शाही ड्रैगन ने अपने जीवन का सबसे चौंकाने वाला दृश्य देखा। लिन शिन के सिर पर नीला सूरज तुरंत चमक उठा। कुछ ही सेकंड में यह वास्तव में 100 मीटर चौड़ा हो गया। चिलचिलाती गर्मी अपनी विकृति के माध्यम से हवा को तरल बनाती प्रतीत हो रही थी। यहां तक कि दो शैतान ड्रैगन भी अब लिन शिन को देखने में असमर्थ थे। उन्हें पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन अगले ही पल विशाल नीले सूरज से एक विशाल अजगर का सिर बाहर आया। ड्रैगन का सिर स्पष्ट रूप से नीला था। अपने डोमेन का उपयोग करने के बाद सिर वास्तव में डेविल ड्रैगन जितना लंबा था। यदि अजगर का सिर 100 मीटर लंबा था तो वह कितना मोटा था। इसने मूलतः पूरे सूर्य पर कब्जा कर लिया। जैसे ही वे शैतान ड्रैगन के पास आए, उसने अपनी तीखी निगाहों से उन्हें देखा। नीली लपटें बेतहाशा गर्जना कर रही थीं, मानो ड्रैगन शैतान ड्रैगन की चुनौती से क्रोधित हो गया हो। दो शाही रक्षकों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, जबकि जो एक शैतान ड्रैगन में बदल गया था वह भागने की कोशिश में घूम गया। हालांकि एक शक्तिशाली सक्शन ने बचने की सभी उम्मीदें खत्म कर दी। विशाल नीले ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और वेल की तरह पानी निगल लिया। अध्याय 810 अहबाव का सुप्रा दिव्य उपकरण 3-5 किलोमीटर के दायरे में तुरंत सफेद रोशनी के अनगिनत छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लगे। वे सभी आसपास के अग्नि तत्व से आए, जिससे एक अजीब दृश्य बन गया। प्रकाश के ये छोटे छोटे कण सांस लेते समय विशाल नीले ड्रैगन के सिर की ओर प्रवाहित हुए। वे भाग नहीं सके, लेकिन डेविल ड्रैगन अभी भी शक्तिशाली थे। ये देखकर कि स्थिति उनके विरुद्ध थी, दूसरे शाही रक्षक ने भी उग्र दहाड़ निकाली और एक विशाल अजगर में बदल गया। नीले ड्रैगन के सिर के नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश में उसने अपने साथी के साथ अपने पंख जोर से फड़फड़ाए। उन्होंने अभी वापस लड़ने के बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि नीले ड्रैगन के सिर की आभा कम से कम 9वें चरण के 6ठे रैंक तक पहुंच गई थी। ये पूरी तरह से उससे अधिक हो गया था जिसे वे संभाल सकते थे। अपने संयुक्त प्रयासों के तहत दो डेविल ड्रैगन धीरे धीरे चूषण बल से बचते प्रतीत होते हैं। हालांकि जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी पीठ भयानक अजगर के सिर की तरफ थी, जिससे वे उसे और अधिक तेज होते हुए नहीं देख पा रहे थे। ओह तेरी! दोनों शाही रक्षक सैम पर दहाड़ने लगे। इस समय वे अपने पीछे नहीं देख सकते थे, लेकिन वे तापमान में बदलाव को महसूस कर सकते थे। जैसे ही वे भय से भर गए, भयानक चूषण बल अचानक गायब हो गया, जबकि वहां का पूरा स्थान जम गया। बाद में दो शाही रक्षकों के पीछे लगभग 100 मीटर चौड़ा एक विशाल नीला आग का गोला दिखाई दिया। किसने कहा कि फायरबॉल तकनीक निम्न स्तर का जादू है? इसके आकार को देखते हुए और यह कितना घना था, दोनों शैतान ड्रैगन कीड़े की तरह लग रहे थे जिन्हें आग के गोले ने निगल लिया हो। आग का गोला ऊपर की ओर जाने से पहले आगे भी जारी रहा। 1000 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद वह सूरज से भी अधिक चमकदार रोशनी के साथ फूट पड़ा, जिससे पूरा आकाश नीला हो गया। विशाल ड्रैगन का सिर धीरे धीरे हट गया और पवित्र सूर्य का क्षेत्र भी गायब हो गया। लिन शिन और उसके पीछे की दो आकृतियां आकाश में फिर से प्रकट हुईं। हवा में इस अग्नि तत्व को महसूस करते हुए लिन शिन के बगल के दो शाश्वत नायक हौंफने से खुद को नहीं रोक सके। कई हजार साल पहले की अपनी अंतर्दृष्टि के बावजूद उन्होंने इतना भयानक आग का गोला कभी नहीं देखा था। उन्होंने इस आग के गोले को बनाने में लिन शिन की सहायता की थी। लिटिल लिन, आपका पवित्र सूर्य अभिशाप वास्तव में भयानक है। लिन शिन के बगल में दिखाई देने वाली दो आकृतियां शाश्वत नायकों के पवन और जल तत्व के जादूगर थे। वक्ता पवन तत्व का जादूगर था जो लिन शिन को अपनी विरासत सौंप रहा था। लिन शिन ने हंसते हुए कहा, पता चला कि मजबूत होना वास्तव में बहुत संतुष्टिदायक है। मुझे इसे आजमाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ जिन। जल तत्व वाले जादूगर ने हंसते हुए कहा, मैं इस बात को लेकर अधिक उत्सुक हूं कि वह कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल हमारे जैसे मरे हुए जादूगरों पर भी प्रभावी क्यों है। लिन शिन ने गर्व से कहा, वे सभी मुझे नशे में धुत भाई कहते हैं। ताकत के मामले में मेरी तुलना बॉस और अन्य लोगों से नहीं की जा सकती, लेकिन गोली रिफाइनिंग के मामले में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा है, कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम रहेगी। 2. शाश्वत नायक 9वें चरण की 5वीं रैंक के दोनों पावरहाउस थे। उनके संयुक्त प्रवर्धन के तहत लिन शिन उनकी सारी शक्ति का सामना करने में असमर्थ था, लेकिन उसने जबरदस्ती अपनी खेती को 9वें चरण के 7वें रैंक के भयानक स्तर तक बढ़ा दिया। स्वाभाविक रूप से पवित्र सूर्य और पवित्र सूर्य अभिशाप का क्षेत्र भी काफी मजबूत हो गया था। यही कारण है कि पहले इतना भयानक दृश्य हुआ था।
18 शाश्वत नायक, 12 पवित्र रक्षक, आशा की उज्ज्वल चमक और लाइट येटिंग की परी रानी के 9 के साथ मिलकर लॉन्ग हाओचेन की सेनाएं अहाबाओ की तुलना में कम से कम दोगुनी शक्तिशाली थीं। इन परिस्थितियों में क्या अहाबाओ और उसके मोहरा के पास उनके खिलाफ कोई मौका होगा? युद्ध के मैदान में आशा की उज्ज्वल किरण दिखाई देने का कारण कमजोर दिखना था, ताकि वे विरोधियों को पतला कर सकें और उन्हें व्यक्तिगत रूप से हरा सकें। यदि यह एक खुली लड़ाई होती तो उनके विरोधियों को पता चलता कि वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, तो वे भाग सकते थे। शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड की ताकत के कारण उनमें से आधे उन परिस्थितियों में आसानी से बच सकते थे। हालांकि लॉन्ग हाओचेन का उद्देश्य उन सभी को नष्ट करना था। प्रत्येक शाही रक्षक के मरने के साथ ये शैतान ड्रैगन कबीले की ताकत के 100वें हिस्से को नष्ट करने के बराबर था। लॉन्ग हाओचेन इतना बड़ा अवसर क्यों चूकेंगे? जाहिर तौर पर केवल 3 समूहों ने ही कार्रवाई नहीं की थी। आशा की चमकती किरण का हर एक सदस्य, जिसका शाही रक्षकों ने पीछा किया था, लड़ा और सभी लड़ाइयां जबरदस्त जीत के साथ समाप्त हुई। मोहरा की विफलता नहीं हो सका पूरी तरह से अहाबाओ या हुआंग शुओ पर दोष मढ़ा जाए। वे कैसे कल्पना कर सकते थे कि लॉन्ग हाओचेन वास्तव में इतनी बड़ी ताकत को नियंत्रित करता है? राक्षसों के अनुमान के अनुसार मनुष्यों के पास 200 से अधिक 9वें चरण के बिजलीगर नहीं थे और उन्हें सभी 6 मंदिरों की रक्षा करने की आवश्यकता थी। इस बार लॉन्ग हाओचेन के अचानक हमले में प्राथमिक शक्ति उसकी आशा की चमकीली किरण थी। अधिक से अधिक उसके पास नाइट टेम्पल से 9वें चरण की कुछ शक्तियां होंगी। हालांकि नाइट टेम्पल को अभी भी अपनी रक्षा करने की आवश्यकता थी और सेना के पीछे हटने पर उन्हें कमान में लोगों की आवश्यकता थी। यही कारण है कि हुआंग शुओ का मानना था कि भले ही लॉन्ग हाओचेन ने घात लगाकर हमला किया हो, लेकिन यह शाही के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं होगा। ब्लैक ड्रैगन गार्ड, कम से कम वे सुरक्षित रूप से पीछे हटने में सक्षम होंगे। शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड की स्थापना हुए 6000 साल हो चुके थे और वे मूल रूप से शिंगमो डालू पर अजेय थे। ऐसे में हुआंग शुओ थोड़ा लापरवाह हो गए। उसके लिए ये जानना कैसे संभव था कि लॉन्ग हाओचेन मूल रूप से इस बार मनुष्यों के पास सबसे मजबूत ताकत लेकर आया था। भले ही यह सिर्फ आशा की उज्ज्वल किरण थी, हुआंग शुओ और उनके शाही रक्षक उन्हें हराने में सक्षम नहीं हो सकते थे। 12 पवित्र रक्षकों और आशा की संपूर्ण उज्ज्वल किरण के साथ वे संख्या के मामले में समान रूप से मेल खाते थे। यदि वे लड़े और लॉन्ग हाओचेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, तो वे निश्चित रूप से इस मोहरा सेना को हराने में सक्षम होंगे। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, इस बार लॉन्ग हाओचेन के सामने का सबसे भयानक हिस्सा वास्तव में शाश्वत नायक थे जो हजारों वर्षों से सोए हुए थे। 18 शाश्वत नायकों में से 2 9वें चरण की 7वीं रैंक पर थे, जबकि बाकी 5वें रैंक या उससे ऊपर थे। उनमें से हर एक स्व अवतरित डोमेन में सक्षम था। इस तरह की ताकत किसी भी लड़ाई का रुख पलट सकती है। पिछले पवित्र युद्ध के दौरान दानव देवता सम्राट ने अनुमान लगाया था कि मनुष्य एक शक्तिशाली शक्ति को छिपा रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी संगठित नहीं किया था। बल इतना शक्तिशाली था कि इसने दानव देवता सम्राट को भी भयभीत कर दिया। शाश्वत नायक कितने भयानक थे! चाहे वह जियो हुओ हो या शू योगजियाओ, वे दोनों उम्र के साथ शक्तिशाली थे, लेकिन साथ ही बुद्धिमान भी थे। पहले की लड़ाइयों के दौरान उन्होंने अपना अधिकांश समय आशा की उज्ज्वल किरण के पीछे छिपने में बिताया, इस तरह कि अगर वे वापस दानव देवता सम्राट को रिपोर्ट कर सके, तो भी राक्षसों को ये जानने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि युद्ध के मैदान में इतनी शक्तिशाली शक्ति छिपी हुई थी। अब असली लड़ाई आ गई थी। डेविल ड्रैगन कबीले के इतिहास में ये पहली बार था कि उन्हें इतना भयानक नुकसान हुआ था। शाश्वत नायक व्यक्तिगत लड़ाई में शाही ब्लैक ड्रैगन गार्ड को आसानी से हराने के लिए अपनी खेती की ताकत का उपयोग कर सकते थे, इसलिए अब जब वे छिपे हुए थे तो किसी भी गुप्त हमले को शुरू करने के लिए तैयार थे। आशा की उज्ज्वल किरण के साथ जब उनके पास पूर्ण लाभ था तो वे कैसे असफल हो सकते थे। बाओ और लॉन्ग हाओचेन युद्ध में उलझे हुए थे क्योंकि उनकी भारी तलवारें एक दूसरे से टकराती रहीं। लॉन्ग हाओचेन ने बाओ को उदासीनता से देखा। उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। अहबाओ जितनी अधिक शक्ति के साथ फूटेगा, अहबाओ को रोकने के लिए वह जिस शक्ति का उपयोग करेगा वह उसी के अनुसार बढ़ जाएगी। जैसे ही डेविल गॉड डोमेन और डोमेन ऑफ इटर्निटी में टकराव हुआ, उन्होंने लगातार अपने द्वारा उत्पादित प्रकाश को विकृत कर दिया, यहाँ तक कि हुआंग शुओ भी दूर से यह बताने में असमर्थ थे कि क्या हो रहा था। अहबाओ ने दृढ़ता से अपने दांत पीस लिए। उसका शरीर भी जोश छोड़ने लगा। लॉन्ग हाओचेन वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उसने पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिससे कि उसके हाथों में मौजूद चौंका देने वाले स्वर्ग की पर्पल ड्रैगन तलवार लगातार बिजली के भयानक काले बोल्ट छोड़ रही थी,
जो डेविल ड्रैगन पिलर द्वारा बढ़ाए जाने के बाद लॉन हाओचेन की सुरक्षा को नष्ट कर रही थी। हालांकि लॉन हाओचेन अप्रभावित था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अहबाओं ने अपने हमलों को कितना मजबूत किया, वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में असमर्थ था। लॉन हाओचेन की खेती किस तक पहुंची? क्या यह अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन की मजबूती के कारण है? चाहे कुछ भी हो, मैं हार नहीं सकता। अहबाओं के जुनून ने उसे क्रूर बना दिया। उसने अचानक अपनी जीभ की नोक पर काटा और बैंगनी रंग का खून का एक और चौंकाने वाले स्वर की बैंगनी ड्रैगन तलवार पर छिड़क दिया। तुरंत तलवार बैंगनी लाल रोशनी के साथ चमक उठी। जबकि लॉन हाओचेन का दबाव बढ़ गया, उसने देखा कि तलवार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। अहबाओं के पीछे शैतान भगवान स्तंभ ने संघनित होने के संकेत दिखाए, जबकि विशाल शैतान ड्रैगन स्तंभ ऐसा लग रहा था जैसे वह रहने वाला था, जिससे अनंत काल का क्षेत्र धीरे धीरे पीछे चला गया। परिणाम चाहे कुछ भी हो, मुझे जीतना ही है। यह बाओ का एकमात्र विचार था। एक फायदा, अंततः मुझे एक लाभ प्राप्त हुआ। यह महसूस करते हुए कि अनंत काल की तलवार को धीरे धीरे दबाया जा रहा है, अहबाओ खुश हुआ। उसने सहज भाव से लॉन हाओचेन पर नजर डाली। उसे सबसे ज्यादा जो देखने की उम्मीद थी वह लॉन हाओचेन का घबराना और निराश होना था। हालांकि वह निराश था। उसने केवल शांत, सुनहरी आंखों की एक जोड़ी देखी। वे भयानक रूप से शांत थे, मानो दुनिया की कोई भी चीज उनकी शांति को भंग नहीं कर सकती। ये समय के बारे में है। जब लॉन हाओचेन ने कुछ अजीब बात कही तो अहबाओं का दिल तुरंत खड़ा हो गया। इसी समय उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। थम थम। अहबाओं ने अचानक दिल की तेज धड़कन सुनी। इससे पहले कि वह इसका कारण समझ पाता, लॉन हाओचेन की तलवार ऑफ इटर्निटी से एक पूरी तरह से शक्तिशाली ताकत प्रकट हुई। बाद में उसे उड़ाकर भेज दिया गया। वह तभी रुका जब वह डेविल ड्रैगन पिलर से टकराया। लॉन हाओचेन वहीं रहा जहां वह पहले था, जबकि डोमेन ऑफ इटर्निटी और डेविल गॉड डोमेन के बीच टकराव एक संतुलन के साथ पहले जैसी स्थिति में लौट आया। हालांकि बाओ का दिल पूरी तरह से डूब गया था। चाहे कुछ भी हो, उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन वह समझ गया कि वह लॉन हाओचेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने एक ऐसे तरीके का उपयोग करके अपनी पूरी ताकत लगा दी थी जो खुद को नुकसान पहुंचा सकता था, फिर भी लॉन हाओचेन ने उसे उड़ा दिया। उन्हें कोई भारी शारीरिक चोट नहीं लगी, लेकिन मानसिक प्रभाव बेजोड़ था। शांत लॉन हाओचेन को देखकर अहबाओं ने बहुत सारी भावनाओं का अनुभव किया। वह अचानक दहाड़ उठा और चौंकाने वाले स्वर की बैंगनी ड्रैगन तलवार को अपने सिर के ऊपर उठा लिया और बैंगनी लाल रक्त का एक और कौर बाहर निकाल दिया। महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूर से हुआंग शुओ ने देखा कि वहां क्या हुआ था जब बाओ को लॉन हाओचेन ने उड़ा दिया था। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। बस जब वह भागना चाहता था और अहबाओं को रोकना चाहता था ताकि वह अहबाओं के साथ लॉन हाओचेन से लड़ सके, तो जो कालापन काफी समय से गायब था वह एक बार फिर प्रकट हो गया। इस बार उसके साथ एक के पीछे एक सुनहरी आकृति दिखाई दी।